Hello everybody and welcome to the channel. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception and मैं आज चुकी हूँ सैम्पल पेपर के साथ CBSE 2025-26 का जो सैम्पल पेपर है आज हम उसे सॉल्व करेंगे और उसे बहुत डिटेल तरीके से समझेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन को हम डेप्थ में जाके समझेंगे। आई होप सो आप सभी का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, आप सभी ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे रिवीजन बैच यानी कि निर्भय में जुड़ चुके हैं हमसे, है ना। तो अगर आपने रिवीजन नहीं स्टार्ट किया या स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम एकदम पास आने वाले हैं, है ना। और सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सैम्पल पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते बट सैम्पल पेपर की तरह आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल पेपर की अगर हम बात करें तो टोटल 70 मार्क्स का, देखो नॉर्मल एग्जाम में आपके 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है, इसमें आपके 16 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के। दूसरा सेक्शन जो होता है उसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। सेक्शन नंबर सी, तीसरा सेक्शन जो है उसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे टोटल और ये क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे शॉर्ट आंसर में, ठीक है। देन आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, टोटल आपके पास 2 केस बेस्ड आएंगे। केस बेस्ड टोटल आपके 4 नंबर का एक केस बेस्ड क्वेश्शन होता है। और 5वें सेक्शन में आते हैं हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का नंबर 5 होता है। 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन का होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी होता है और लास्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि यार देखो चाहे लॉग टेबल हो चाहे कैलकुलेटर हो, कुछ भी अलाउड नहीं होने वाला है। 70 मार्क्स का पेपर है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। 3 घंटे का पेपर होता है, कोशिश करना थोड़ा जल्दी कर लो ताकि अगर कोई गलती करिए तो तुम खुद ही पता कर लो, एग्जामिनर ना पता करे, उससे पहले आपको पता चल जाए, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। ये जो हमारे पास रिएक्शन है इनमें से किसमें इथाइल मिथाइल कीटोन होगा, इनमें से किसमें इथाइल मिथाइल कीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, हीटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप विद एसिडिफाइड Na2Cr2O7, ठीक है। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल को हीट कर रहे हैं विद Na2Cr2O7, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। पर यहाँ पे कौन सा अल्कोहल गिवन है, 1 डिग्री वाला। क्या 1 डिग्री वाले से कीटोन बन सकता है, कभी भी नहीं। 2 डिग्री से बनता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पासिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप विद ओवरहीटेड कॉपर, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है पर यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, यहाँ पे कॉपर से पास करा रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकता। ओजोनोलिसिस ऑफ दिस, अच्छा ओजोनोलिसिस याद रखो, उसमें तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। मैं बार बार चेक कर रही हूँ क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आधी कर दी थी और मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी है, ठीक है। चलो अच्छा समझो। तो ओजोनोलिसिस हमने पढ़ा है, ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन याद है, दया दरवाजा तोड़ दो, तो दया क्या करता है, दरवाजा तोड़ देता है। तो यानी कि O3 ऑक्सीजन, O3 से जब हम पास कराते हैं तो क्या होता है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन एक ग्रुप के साथ जाता है, दूसरे ग्रुप के साथ जाता है और तीसरा जो है वो बच जाता है, जिसको जिंक उठा के एंड में ले जाता है, जिंक ऑक्साइड बना देता है ना। तो वहां पे कीटोन बन सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं। चलो इससे बन रहा है यानी CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH3। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ओजोनोलिसिस मतलब O3 से हमने पास कराया होगा, ठीक। तो दरवाजा कैसे टूटेगा भाई, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, है ना, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके लग जाएगा। मैं यहीं पे प्रोडक्ट लिख दे रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और एक ऑक्सीजन इससे जाके लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इससे जाके लग जाएगा, ठीक है। बाकी जो एक ऑक्सीजन बचा वो जिंक ले जाएगा एंड में, ठीक है। तो क्या बन गया, देखते हैं प्रोडक्ट क्या बना। CH3 CH2 C CH3 यानी कि इथाइल मिथाइल और C से डबल बॉन्ड से O है यानी कि कीटोन। तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इथाइल मिथाइल कीटोन। किससे बनेगा, ये बन जाएगा हमारे ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर करना है हमें ये रिएक्शन, इसमें हमें बताना है बी और सी क्या है। ए नहीं पूछा है बट फिर भी हमें ए तो निकालना पड़ेगा बी और सी फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, क्लोरोब्यूटेन दिख रहा है ना। क्लोरोब्यूटेन को पास कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल से, ठीक है। क्या होगा बताओ, अगर मैं देखो, अच्छा अगर मैं देखूं तो ये एक अल्काइल हैलाइड है, RX वाला ग्रुप है, उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल से पास कर रहे हैं, है ना। हाँ मैम, तो इसको पास करोगे तो क्या होगा, देखो इसे पास करेंगे तो यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ना, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, है ना। ये ग्रुप है, क्लोरीन बाहर निकलेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से क्लोरीन हटेगा, CH2, है ना। तो डबल बॉन्ड लग जाएगा उसमें, क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये हमारा रिएक्शन नॉर्मल होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल से पास करने में। मैं आपको वापस से बता दूं, सोडियम क्लोरीन को पकड़ता है और OH जो है वो हाइड्रोजन को पकड़ता है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब वो बोल रहे हैं इसको पास कराओ H2O2 से, अच्छा ठीक है, इसको पास कराने को बोल रहा है हमें, सॉरी H2O ओवर H प्लस से, और फिर इसको पास कराने को बोल रहा है H2O2 से इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6। चलो भाई ये तो देखते ही आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। यहाँ पे होगा मार्कोनिकोव रूल, सिंपल सी बात है,
आप एक एल्कीन को पास कर रहे हो वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो मार्कोनिकॉफ रूल। और यहाँ पे क्या है, पर ऑक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो ये हमारे रूल लगने वाले हैं। चलो भाई, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे दो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन को वहां दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन को आप दोगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि इसको, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2 CH, है ना। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे OH वाला ग्रुप। और इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दो, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे दो जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH CH2, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा। एक बार हाइड्रोजन चेक कर लो ना, वैसे सही होंगे, ठीक है। चलो, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बी क्या है, बी क्या है हमारे पास, मैम ये किसके फॉर्म में लिखना है, ब्यूटेन वगैरह के फॉर्म में लिखना है, तो बी क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल, और ये क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल। कौन सा ऑप्शन है बताओ, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस। काउंटर आयन क्या होता है, जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगाओ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोराइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड A, B एंड C आर अमीन्स। 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, B एंड C और तीनों अमीन्स है, ठीक है। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट है इनका A एंड B ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे आप हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हो, इससे रिएक्ट कर रहा है और व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है। A जो है रिएक्शन में, A जो है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट से, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट से, और वो दे रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। हाउएवर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम B रिमेन्स इनसॉल्युबल इन NaOH, मतलब ये सॉल्युबल है NaOH में, ये वाला अपना जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ये सॉल्युबल है NaOH में बेस में, और B जो है वो जब इससे रिएक्ट कर रहा है तो सारी चीजें सेम हो रही है, पर वो इनसॉल्युबल है, वो इनसॉल्युबल है इस NaOH में। सबको समझ में आई गया होगा यार, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट बड़े अच्छे से पढ़ा होगा आपने, है ना। B रिमेन्स इनसॉल्युबल इन NaOH, द वेरिएशन, अच्छा पढ़ लिया हमने, फ्रॉम द कंपाउंड बी दिस, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे है नहीं, पर आपको पता है एक रिएक्शन होती है जिसमें ये रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ती, तो सबको पता चल गया होगा, है ना। ये प्राइमरी अमीन है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री वाला ग्रुप है, ठीक है। द वेरिएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, B एंड C आर सीन एज, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कैसे होगा, तो आप सभी को पता है यार, यहाँ पे जो पहला जो सॉल्यूबल होता है NaOH में, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा, यू कैन से जो A है उसमें क्या होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट से जब वो रिएक्ट करेगा एक हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद होगा B का और फिर होगा C का, तो ABC करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के हिसाब से आपसे पूछा गया था, थर्ड वाले में रिएक्शन होती ही नहीं है, तो वो इनसॉल्युबल सॉल्युबल देखना नहीं होता वहां पे। चलो, 70 gram of solute is dissolved in 700 gram of solvent to prepare a solution having density this, ratio of molality and molarity हमें बताना है, ठीक है। तो पहले मोलालिटी फाइंड कर लो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना, ऐसे लिख दे, डायरेक्ट कर दे, चलो लिख दे, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 70, मोलर मास कितना है 700, नहीं मोलर मास तो दिया नहीं है, मोलर मास क्या है, क्योंकि ये तो 700 ग्राम सॉल्वेंट का है, मोलर मास को x मान लो, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 700, और उसे किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना। फिर मोलारिटी निकालो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल वही गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आई गेस हमें दिया ही नहीं है, लेकिन डेंसिटी तो दी है, कोई बात नहीं, डेंसिटी से निकाल लो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास इनटू डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे बहुत बच्चे एक गलती क्या करते हैं, मास वो रखते हैं 700 या मास रखते हैं 70, बेटा मास जो लेते हो देखो क्या लिखा है, सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो सोल्यूशन की है, तो मास हमें सोल्यूशन का रखना है। सोल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास जोड़ के, यानी कि 700 प्लस 70, तो 770 मल्टीप्लाई बाय 770 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है 1.5। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये किस में आएगी, ये आएगी ग्राम के हिसाब से, मतलब ये ml के हिसाब से, देखो ग्राम पर ml, मतलब जो भी वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा वो ml में है, और हमें जो आंसर में रखना है वो हमेशा लीटर में रखना है, ठीक है। तो चलो, तो रख लो यहाँ पे वैल्यू क्या है वॉल्यूम 770, है ना, डेंसिटी निकालना था तो सही है ना, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सॉरी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना, ये सही कर लेना प्लीज, वॉल्यूम यहाँ जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.5, और ये लीटर के टर्म में, ठीक है। तो 770 डिवाइडेड बाय 1.5, है ना, और ऑफ कोर्स क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हमें लीटर में चाहिए होता है, तो डिवाइडेड बाय 1000 जरूर कर देना, ये जो भी वैल्यू है 1000 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो, अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट
मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी निकालना है, मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी निकालना है। तो 70 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 700 होल डिवाइडेड बाय 70 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 1000 अपॉन 770। ये हमारा पूरा पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना था, ये हो गया, ठीक है। ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 1000 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, बचेगा 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 क्या बचेगा, 1/700, 1/700 है ना, मल्टीप्लाई नीचे क्या आ रहा है 1.5/770, तो ये ऊपर चला जाएगा 770 अपॉन 1.5। ये हमारा कुछ समथिंग हो रहा होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेना, पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा 77 अपॉन 15 इंटू 7, ठीक है। कितना आएगा 77 अपॉन 7 5 35, 7 1 7 8 9 10 105, ठीक है। 77 अपॉन 105 कैलकुलेट कर लेना। ओवरऑल आंसर आपका 0.73 समथिंग आ रहा होगा, है ना। 0 एक पॉइंट लगाओगे, हाँ 0.73, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना प्लीज, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा सोल्यूशन है। एक नंबर का क्वेश्चन था, बट हाँ ठीक है, मतलब आपको बस छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है तो आप सही कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, मैच द कॉलम 1 and 2, ठीक है। हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को देखें, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक एल्केन की चेन है सिंपल सी, ठीक है। इसमें CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अल्कोहल लगा है साथ में, मतलब एक अल्कोहल है साथ में HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, हीट कर दिया हमने इसको। अगर हमने इसको हीट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसा था एज इट इज रहा और यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ गया। ये कौन सी रिएक्शन होगी, देखो इसकी ज्योमेट्री सेम रही, है ना, मतलब सेम रही तो किसमें सेम होता है, इन्वर्जन रिटेंशन पड़ा है, तो रिटेंशन जिसमें केवल हो रहा होता है वो क्या होता है, वो होता है SN1। तो ये किसकी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। सेकंड में देखो क्या है, ये एक ग्रुप है, इसमें ब्रोमीन लगा है, OH से रिएक्शन हुई तो ब्रोमीन बाहर हो गया और OH जाके बैक साइड से अटैक कर दिया, यहाँ पे आके OH लग गया, ठीक है। तो यहाँ ये कैसा होता है, ये जो इसमें इन्वर्जन हुआ वो किस में होता है, ये होता है SN2 में, ठीक है। CH3 CH2 दिस ब्रोमीन लगा है, OH बाहर निकला है यहाँ से, ठीक है। OH रिएक्शन, OH आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है ये, कौन सी रिएक्शन, देखो ध्यान से देखो, ब्रोमीन बाहर निकल रहा है एक तरीके से और यहाँ से क्या हो रहा है हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड आ जा रहा है, मतलब कुछ बाहर निकल रहा है पर कुछ अंदर नहीं आ रहा, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। और फोर्थ क्या है, एक एल्कीन गिवन है, HI से रिएक्शन हो रहा है, आयोडीन अंदर जा रहा है और आयोडीन अंदर चला गया और क्या हुआ और CH3 आके लग गया, ठीक है। तो मतलब दो चीजें अंदर आ रही है डायरेक्ट, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। तो यानी कि A का आंसर है 4, B का आंसर है 3, A का आंसर 4, B का आंसर 3, कहाँ पे है, A का आंसर 4, B का आंसर 3, D विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर D। इन ऑर्थोक्रिसोल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम इज sp3। अच्छा, तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछिए हमसे, क्रिसोल क्या होता है, बेंजीन पे जब OH भी लग जाए और CH3 भी लग जाए, है ना, तो वो बोल रहा है कि द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम। OH कौन से कार्बन एटम से अटैच्ड है, सबको पता है बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, मतलब वो टोटल क्या कर रहा होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो करेक्ट ऑप्शन B डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिवोरोटेटरी, सबको पता है बीटा डी फ्रक्टोज, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेम ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द, इनर ट्रांजिशन मेटल किसको यूज, किस नाम को यूज करने के लिए, आप किस नाम को मेटल को बोलने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो A इज लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, बोथ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड या D ब्लॉक एलिमेंट, सबको पता है यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया ये भी। भाई इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं, F ब्लॉक, यानी कि जिसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों होते हैं, ठीक है। लैम्डा m infinity of CH3COOH कैन बी कैलकुलेटेड इफ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन। अच्छा ठीक है, तो इनमें से किसकी वैल्यू से हम निकाल सकते हैं लैम्डा m infinity ऑफ CH3COOH, CH3COOH, उसे लैम्डा m infinity भी बोल सकते हो, लैम्डा m नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो तो देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो फर्स्ट वाले में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए CH3COO नेगेटिव मिल जाए जिसमें, और जिसमें H पॉजिटिव मिल जाए। देखो किसमें मिलेगा, इससे हमें CH3COO नेगेटिव मिल जाएगा, हाँ मैम, H पॉजिटिव मिल जाएगा, हाँ मैम, तो ये तो सही है। NaCl CH, इससे CH3COO मिल जाएगा, यस मैम, H नहीं मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड देखो, इससे H मिल जाएगा और इससे CH3COO नेगेटिव मिल जाएगा, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव
येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनॉल। बताओ किसमें होता है येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट? यार अगर आपने पढ़ा हो, ये एल्डिहाइड कीटोन का एक टॉपिक है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन का एक टॉपिक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ही ये होता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज नहीं होती है, याद रखना। तो एल्डिहाइड और कीटोन 1 और 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, अच्छा मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन में बोला था, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। तो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हमें बताना है। सेकेंडरी 2 डिग्री वाला बेंजाइलिक हैलाइड, मतलब बेंजीन पे एक हैलोजन लगा है, वो डायरेक्टली नहीं लगा है। डायरेक्टली लगा होता तो वो तो एरोमेटिक वाला ग्रुप हो जाता। बेंजाइलिक क्या होता है? जब इनडायरेक्टली लगा है ना, और जिस कार्बन से वो हैलोजन लगा है वो 2 डिग्री है, मतलब वो 2 कार्बन से लगा है। चेक करो, हैलोजन जिस कार्बन से हो ही नहीं सकता, ये तो एराइलिक हो गया डायरेक्ट। हैलोजन जिस कार्बन से है वो 2 कार्बन नहीं है, हैलोजन जिस कार्बन से है वो 2 कार्बन है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं फिर अटैच्ड है ना। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से है फिर वो डायरेक्टली एक बेंजीन से भी अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एकदम करेक्ट दिख रहा है। देखो, हैलोजन जिस कार्बन से है वो 2 कार्बन से, जिसमें से एक बेंजीन का कार्बन है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? अरे यार वही एक एल्काइल है, वो किसी एल्केन वाली ग्रुप से लगा हुआ है, सिंपल। एल्काइल किसी चेन से पूरा लगा हुआ है 1 डिग्री। तो देखो ये तो 2 डिग्री हो गया, 2 कार्बन है ना, और ये हमारा 1 डिग्री हो गया। तो 2 और 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ पे दिख रहा है? 2 4 2 4 2 4 कहाँ है? 2 4 बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। चलो, assertion secondary aliphatic amines react with nitrous acid to form aliphatic diazonium salt which being unstable liberated nitrogen gas quantitatively। गलत assertion है भाई, हम सभी को पता है। सेकेंडरी नहीं प्राइमरी होता तो ये assertion सही होता। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स ये करते हैं ना, तो ये तो एकदम गलत हो गया। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड ऑन द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कैन बी यूज्ड फॉर द assertion रीजन। दोनों फॉल्स हैं क्या? कहीं नहीं है ना, तो मतलब डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा ना। असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। ठीक है, मतलब आप समझ गए ना, असर्शन रीजन दोनों फॉल्स हो नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स रीजन यहाँ पे करेक्ट होगा, और असर्शन फॉल्स केवल एक ही ऑप्शन में होता है, जो कि होता है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। Assertion care should always be taken to ensure that solutions that flow in the blood stream are of the same osmotic pressure as that of blood। बिल्कुल सही बात है भाई, care should be taken of course अगर हम इसको नाप रहे हैं तो, है ना, ब्लड स्ट्रीम में osmotic pressure। सोडियम एंड आयन पोटेशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, सोडियम और पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। बैलेंस इनसाइड एंड आउट द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो भाई देखो, दोनों चीजें एकदम करेक्ट दिख रही हैं, दोनों चीजें हमें कैसी दिख रही है? एकदम करेक्ट दिख रही है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, असर्शन सही है, रीजन सही है, ये तो सही बात है, लेकिन क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? देखो, आपको क्यों केयर लेनी चाहिए, क्यों ये ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप नाप रहे हो ब्लड स्ट्रीम में या जो भी चीजें कर रहे हो उसमें ये सब चीजें मेंटेन करनी चाहिए, ये तो नहीं बताया। हाँ, इसकी वजह से ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सही है, पर हमें व्हाई केयर शुड बी टेकन ऑलवेज, है ना। जब हम फ्लो ऑफ ब्लड स्ट्रीम देख रहे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, तो उसका रीजन नहीं दिया, तो करेक्ट ऑप्शन बी। मतलब असर्शन और रीजन सही है पर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। नेक्स्ट, स्टार्च फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन विद वाटर। बिल्कुल सही बात है, स्टार्च जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बताता है ना, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, पार्टिकल विजिबल होंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, स्टार्च कंटेन्स 80 to 85% अमाइलोपेप्टीन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कहाँ से क्वेश्चन आया है? ये अमीन्स चैप्टर से आया है ना। बिल्कुल सही बात है, स्टार्च जो है वो 80 to 85% उसमें अमाइलोपेप्टीन होता है जो कि पानी में नहीं घुल सकता, और यही रीजन है कि स्टार्च जो है वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन बनाता है, कोलॉइडल सोल्यूशन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों चीजें सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ए इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है मतलब सेक्शन ए का। असर्शन सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड इन इन्वर्टर्स। बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टर्स में, मोटरसाइकिल्स, बहुत सारी चीजों में सेकेंडरी सेल यूज होता है। प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट। कैन बी रिचार्ज, अच्छा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता यार, कैन नॉट बी रिचार्ज। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, दोबारा थोड़ी रिचार्ज हो सकते हैं, तो रीजन इज फॉल्स। रीजन इज फॉल्स किसमें? ए। तो करेक्ट ऑप्शन सी। तो ये है हमारा सेक्शन ए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सेक्शन नंबर बी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, एंड यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे। आंसर द फॉलोइंग व्हेन 50 ml ऑफ फिनॉल एंड 50 ml ऑफ एनिलीन। 50 ml बोल रहा है फिनॉल एंड 50 ml एनिलीन को मिक्स कर दिया। प्रिडिक्ट करिए वेदर द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू, ग्रेटर और लेस देन 100 ml। देखो जनरली अगर हम सोचें तो 50 ml मिला रहे हैं तो इक्वल टू 100 होना चाहिए, लेकिन हमें पता है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, अगर 50 ml आपने बेटा फिनॉल ले लिया, है ना, फिनॉल, और उसे 50 ml एनिलीन में मिला दिया, तो हमें पता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने लगती है ना, जो कि फिनॉल फिनॉल और एनिलीन के बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? द आंसर विल बी लेस देन 100 ml।
लेस देन, वॉल्यूम विल बी लेस देन 100 ml, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी लेस देन 100 ml। रीजन क्या है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये इसका रीजन हो गया। रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स, ठीक है, रितेश ने बोला, मतलब ये आप समझ गए ना कि यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गई, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया। रितेश सजेस्ट कर रहा है कि एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस, ठीक है, रितेश ने बोला कि भाई सॉल्ट को अगर हम ऐड कर दे ऐसे बॉक्स में जिसमें आइस रखी हुई है, ही सेड दिस वुड कीप द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब वो और ज्यादा टाइम तक ठंडी रहेगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, हमें पता है ये बात, है ना। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, हेनरीज लॉ में भी एग्जांपल दिया था, है ना, मतलब एक एग्जांपल और दिया था, हेनरीज लॉ बोल रही हूँ, जिसमें हमने आइसक्रीम वाला एक एग्जांपल जाना था, है ना, उसमें आइस रख देते हैं, तो वो एक रीजन था वहां पे। हाउ विल रितेश जस्टिफाई हिज सजेशन, तो ये एकदम सही बोल रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब इसने ऐड की होगी इसमें आइस, तो उससे क्या होगा, उसका लो हो गया होगा फ्रीजिंग पॉइंट, लो हो गया होगा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हो गया होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, जिसकी वजह से अब ये और देर तक ठंडा रहेगा, जो भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से या जो हमने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था। तो क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इससे आइस को ऐड करने से कम हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वहां पे, एंड इसी वजह से ये जो आइस है ये थोड़ी और देर तक ठंडी रह सकती है, जो अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या आइसक्रीम जो भी है, ठीक है। बी, BaCl2, अच्छा और में है ये, मतलब आपको एक करना है आपको, BaCl2 ऑन रिएक्शन विद सोडियम सल्फेट, BaCl2 की अगर हम रिएक्शन कर दे विद सोडियम सल्फेट, BaCl2 की रिएक्शन कर दे सोडियम सल्फेट के साथ, इन एन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, सही बात है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है ना, BaSO4 + 2 टाइम्स ऑफ NaCl, और इसका मिलता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, है ना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। इफ द टू सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर मैं इस सोल्यूशन को सेपरेट कर दूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, will there be appearance of white precipitate due to osmosis, क्या तब भी ऑस्मोसिस की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट आएंगे, आंसर इज नहीं, नो। अच्छा नो क्यों है, देखो पहले तो ऑस्मोसिस होता क्या है आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का फ्रॉम देयर लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बोला है मैंने, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं, टू देयर हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, जहां कम सॉल्यूट है वहां से जहां ज्यादा सॉल्यूट है उसकी तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, है ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट तो है ही नहीं, तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो आंसर है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो व्हाइट प्रेसिपिटेट और नो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म ड्यू टू ऑस्मोसिस। चलो, व्हाई डज वाटर स्टॉप्स बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडेड टू अ बॉइलिंग वाटर, स्टॉप बॉइलिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है फिर बॉइल होना स्टार्ट होता है, तो ऐसा क्यों होता है बताओ। देखो शुगर जो है वो क्या है, वो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो जब आपने शुगर को ऐड कर दिया पानी में, तो वो क्या कर देगा, वो कम कर देगा उसका वेपर प्रेशर, है ना, वेपर्स का प्रेशर अब कम हो जाएगा, जैसे आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, याद है किसी को कि वो पार्टिकल खुद भी नहीं ऊपर वेपराइज होते हैं और दूसरे को भी नहीं करने देते हैं, एक एग्जांपल समझाया था मैंने, है ना, तो ये शुगर जो है ये नॉन वॉलेटाइल है, तो ये खुद तो ऊपर जाएगी नहीं, और पानी के पार्टिकल्स जो है उनको भी ऊपर वेपराइज नहीं होने देगी, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, एंड थोड़ी देर के लिए ये जो क्या कहते हैं बॉइलिंग वाटर है, ये स्टॉप हो जाएगा बॉइलिंग के लिए, कुछ टाइम बाद वापस से ये थोड़ा थोड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन है हमारे पास, इस एग्जांपल को मैंने आपको समझाया था, मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी और हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आई होप सो आपको ये विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भाई हमारा ग्राफ है। सबसे पहले हम बताना है कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखो, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ये कितना है, अगर हम ओवरऑल वैल्यू भी इसकी देख लें तो यहाँ पे ये 10 है, ये 10 है, 110 हम इसको अज्यूम कर सकते हैं ना, ये देखो 100 निकल के आएगा, है ना, ये आएगा 140 एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, है ना। तो पहले बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच पूछ रहा है हमसे, है ना, डेल्टा एच कैसे निकलेगा, देखो ओवरऑल 110 है और वो ये यहाँ पे एंथैल्पी यानी कि ये जो एनर्जी है जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है ये पूछ रहा है, तो 110 में से 100 माइनस करना होगा, मतलब यहाँ पे हमें, है ना, तो कितना आ जाएगा 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है, आंसर आ जाएगा 10 किलो जूल पर मोल। अब बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए फॉर
फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसे निकलेगा, देखो 140 तक वो जा रहा है, ये ओवरऑल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की बात हो रही है ना, तो 100 से कहां तक जा रहा है, 140 तक जा रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, 140 है ओवरऑल और 100 तक ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 किलो जूल पर मोल। तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह का कोई, लेकिन पता है यहीं पे गलती भी होती है। कई बार होता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो गलती होती है, पर सबसे ज्यादा गिल्ट इस बात का रह जाता है जब आसान क्वेश्चन आए और हम गलती कर दें। अब एक्टिवेशन एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मुले पड़े हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लगना ही नहीं था, है ना, वो कोई भी फॉर्मुला नहीं लगना था, बेसिक सा फॉर्मुला लगना था यार कि ओवरऑल टोटल एनर्जी देख लो, उसमें से माइनस कर दो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है ना, इनिशियल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मुला लगना था यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन कर लोगे एक्सप्लेन, बहुत सिंपल सी बात है मैम, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी कैटलिस्ट के ऐड करने से, है ना, मतलब अगर हमने कोई कैटलिस्ट लगा दिया तो जो रिएक्शन इतनी देर में हो रही है वो थोड़ी जल्दी हो सकती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी कैटलिस्ट के ऐड करने से। 2 नंबर हो गए, क्वेश्चन नंबर 19 के 2 नंबर लो, चलो नाइट्रो, अच्छा एक कमेंट सेक्शन में बता के जाना कौन से क्वेश्चन आप खुद से कर पाए हो, मतलब 70 में से आप खुद कितने नंबर ला पाए हो। आई होप 0 नहीं लिखोगे तुम लोग, ठीक है मजाक कर रही हूँ, तो कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए ये जरूर देखना, और बेटा जो क्वेश्चन आप खुद से नहीं कर पा रहे हो उन पे वर्क करना, उन टॉपिक्स पे वर्क करना, ठीक है। तो यस आगे बढ़ते हैं। तो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन कैसे होगा, बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, नाइट्रो बेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो बेंजीनमाइन, मतलब ब्रोमीन लगा है 4th पे और अमाइन NH2 लगा है, ठीक है। देखो कहां से कहां तक पहुंचना है पहले हमने लिख लिया, यस मैम, अब कैसे पहुंचोगे बताओ, पहले देखो रिएक्शन में क्या क्या दिख रहा है, O2 को हटा के H2 लगाना है, रिडक्शन करना है यार, सिंपल सा, कैसे करते हो रिडक्शन, tin over HCl से पास कर दोगे, है ना, आयरन ओवर HCl भी ले सकते हो, tin over HCl से पास करा दो, ये रिड्यूस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या, अमीन एनिलीन वाला ग्रुप, है ना, NH2, हमने रिडक्शन करा दिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है मैम, Br2 ऐड कर दो, लेकिन यार डायरेक्ट मत कर देना, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, अगर डायरेक्ट Br2 ऐड करोगे तो हर पोजीशन पे जाके ब्रोमीन लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं कराएंगे, इसके एसिटाइलेशन कराएंगे पहले, है ना, पहले हम इसका एसिटाइलेशन करा देंगे, इसको बिजी करेंगे कहीं पे, याद है CH3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन, एसिटाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन रिएक्ट कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन है, बेंजीन पे लग जाएगा मैम NH, एक हाइड्रोजन चला जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन बिजी हो जाएगा इसके साथ, किसके साथ, COCH3 के साथ, है ना, COCH3 के साथ बिजी हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। चलो ये बिजी हो गया भाई साहब हमारा, अब इसमें कर दो जो ब्रोमिनेशन बोल रहे थे, है ना, अब इसमें क्या करो, ब्रोमीन ऐड कर दो, ब्रोमीन ऐड करोगे तो वो जाके इस पोजीशन से लग जाएगा। अच्छा लेकिन फिर भी इसको भी तो हटाना होगा, तब भी तो इसको हटाना होगा, तो यहाँ पे H2 ओवर H+ भी ले जाना, है ना, तो क्या हो जाएगा, H हमारा अंदर आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, इसको हटाना है हमें इस वाले ग्रुप को हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे, H अंदर भेज देंगे और OH के साथ इसको बाहर निकाल देंगे, तो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ ले जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वाला भाई हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, क्लोरोफिनाइल मीथेन, अच्छा क्लोरोफिनाइल मीथेन मतलब ये है फिनाइल मीथेन CH2 क्लोरो, है ना, क्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक है। इससे बनाना है 2-फिनाइल इथेन अमाइन, क्या बनाना है, 2-फिनाइल इथेन अमाइन, क्या होता है 2-फिनाइल इथेन अमाइन, 2 पे फिनाइल, इथेन मतलब 2 कार्बन लगे होंगे, है ना, तो CH और CH और अमाइन मतलब NH2 लगा होगा, है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन वगैरह सब बैलेंस कर लेना, 1 2 3 4, ठीक है, CH2 NH2, है ना, NH2 CH NH2, ये हमें फॉर्म करना है, ठीक है, ये हमें फॉर्म करना है। अच्छा अब यहाँ पे कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, देखो सबसे पहले पूरे रिएक्शन में देखो करना क्या है, सबसे पहले मैम हमें ये करना है, हमें दिख रहा है असेंट ऑफ चेन, सीधी दिख गया यार, CNH2 पूरा ऐड करना है, तो हमें C भी चाहिए और N भी चाहिए, C और N साइनाइड वाला ग्रुप, है ना, तो क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे, इसको हम पास कर देंगे, किससे पास करेंगे, KCN से पास करा दो, सबको पता है पोटेशियम क्या करेगा, क्लोरीन को पकड़ेगा और CN अंदर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास बेंजीन फिनाइल वाला ग्रुप है मतलब,
है ना, इससे आके CH2 लगा है, यानी कि CH2 लगा है और Cl अंदर आ जाएगा, CH2CN बन जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, दोनों को हाइड्रोजन देना है ना, तो H2 पास कर दो, इससे पास कर दो H2, तो एक H2 यहाँ पे आ जाएगा और एक H2 उसके पास चला जाएगा, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो भाई हमने जो चीज समझी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी बात है, कहाँ से कहाँ तक जाना है पहले वो लिख लो, फिर कैसे जाना है अपने आप आपको पता चलता जाएगा। तो आई होप ये 2 नंबर भी आपके आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है। डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा मतलब H2O, है ना, सिल्वर मतलब Ag, है ना, और देखो दूसरी जगह पे यानी कि 2 ब्रैकेट्स बनने वाले हैं, है ना। डाइक्लोराइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट मतलब अगेन सिल्वर, डाइक्लोराइडो मतलब Cl2, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्या है, देखो सेकंड है डाइहाइड्रोक्सो, एक सेकंड, सेकंड क्या है, डाइहाइड्रोक्साइडो, डाइहाइड्रोक्साइडो मतलब OH होल ट्वाइस की कोई बात हो रही है, ठीक है। अच्छा पहले तो मेटल देख लो इसका, निकल, है ना, निकल, NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस, ठीक है। बिस ट्राइफिनाइल, बिस मतलब 2 और ट्राइफिनाइल मतलब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी, अच्छा फॉस्फीन भी मतलब P और फिनाइल फॉस्फीन मतलब PH3, ठीक है, तो PPH3 यही है, और बिस मतलब होल ट्वाइस, तो ये इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। NiOH होल ट्वाइस PPH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और चार्ज देख लो, तो यहाँ पे तो -2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, 0, और ये तो ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है, तो इसका चार्ज हो जाएगा 0। बोलो आया समझ में, तो ये हमारा ओवरऑल इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 21। द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन इज गिवन बिलो, ठीक है। हमें मैकेनिज्म दिया हुआ है, रेक्टिफाई द एरर्स इन द मैकेनिज्म एंड रीराइट द करेक्ट स्टेप, अच्छा ठीक है। तो हमें बताना है इसमें गलती कहाँ पे। पहला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, यहाँ पे H3O+ है, ठीक है, तो ये H इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन, सही बात है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद ये H आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, नहीं भाई H क्यों अटैक करेगा, एक बात बताओ, H तो खुद ही एक अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया, है ना, तो ये थोड़ी अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने जाएगा, एरो तो ऑपोजिट साइड लगेगा ना, एरो तो ऑपोजिट साइड लगेगा, तो एरर क्या है कि ये गलत है, ये भाई गलत है ये वाला एरो, और सही एरो क्या है, सही एरो है कि मैम ये यहाँ पे जा रहा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये, है ना, ये आएगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, हाइड्रोजन के पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन जो वहां जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, और वो इसको इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, एकदम सही चीज है, देयर इज नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा होगा, ठीक है। और O पे पॉजिटिव चार्ज है और वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं देखो यहाँ पे गलत हो गया, देखो यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा कैसे हो सकता है, खुद से सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। O जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा क्यों, उसमें खुद पॉजिटिव चार्ज है, भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक तो ऊपर से उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, तो ये इस साइड एरो नहीं बनेगा, ये एरो ऑपोजिट साइड बनेगा, है ना, ये एरो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, और ये वाला एरो गलत है, ये वाला एरो गलत है, वो थोड़ी इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ऊपर से आप पॉजिटिव मतलब उससे इलेक्ट्रॉन कोई ले चुका है, तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, उल्टा वो उसके इलेक्ट्रॉन खुद खींच लेगा, तो एरो गलत था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ, अच्छा ये आ गया हमारा सेक्शन नंबर सी, ठीक है, सी सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे कितने 7 क्वेश्चन होने वाले होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मोलर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो कौन सा वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ, फर्स्ट वाली लगेगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यस मैम, of 1 molar aqueous solution of MgCl2 assuming dissociation of MgCl2 is 70 mole%। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो घुमाएगा वो, है ना, आप खुद से सोचो, यहाँ पे ये 2 नंबर का भी हो सकता था क्वेश्चन अगर यहाँ पे 100% लिखा होता, पर उसने बस एक बात घुमा दी और आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको गिवन है, चलो ठीक है, पहले तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो मैम बहुत सिंपल सी बात है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगेगा, तो P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना, जहाँ पे B हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि MgCl2 की बात हो रही है, आपको पता है यार वैन टॉप फैक्टर भी आएगा, है ना, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे I का ही मेन दिमाग आपको लगाना है। चलो वेपर P नॉट ऑफ A हमें ऑलरेडी गिवन है 23.8 माइनस P ऑफ S हमें निकालना है अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू I कैसे निकलेगा, चलो I को कैलकुलेट करते हैं।
आई को कैलकुलेट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 70 मोल परसेंट, मतलब 100% डिसोसिएशन होता तो अल्फा की वैल्यू 1 आती थी, याद है 100% टूट गया तो अल्फा की वैल्यू 1 है। वो बोले 70 मोल परसेंट टूटा है मतलब 70% मतलब 0.7, 70 मतलब 0.7, तो अल्फा की वैल्यू है 0.7। अल्फा समझे कैसे आया, 100% टूटता है तो 1 होता है, यहाँ पे 100% नहीं टूटा, 70% टूटा मतलब 0.7, ठीक है, तो 0.7 हो गई अल्फा की वैल्यू। आई हमें निकालना है, आई कैसे निकलेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। मैंने अगेन ये चैप्टर भी पढ़ाते टाइम बताया था कि इसमें ये वाला फॉर्मूला इस बार पूछा भी जा सकता है और देखो सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है ना। अब ये एग्जाम में आए चाहे ना आए, पर ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता होगा तो यार आप गलती करके ही आओगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आई माइनस 1 एन माइनस 1, ठीक है, बात कर रहे हैं क्योंकि हम MgCl2 की, तो इसको तोड़ लो, कैसे टूटेगा, Mg प्लस 2 टाइम ऑफ Cl माइनस 1, है ना। तो यहाँ से आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। ये इसके ओवरऑल एक ग्रुप है, यहाँ पे 2, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही होगी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, नीचे करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। अल्फा कितना है, अल्फा 0.7 था, 0.7 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन n कितना है 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 और 2 इंटू 0.7, 1 7 2 14, 1.4 है ना, 1.4 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, यहाँ से आई हो जाएगा 1.4 प्लस 1 विच इज 2.4, ठीक है। तो 2.4 आ रहा होगा आई की वैल्यू। यही बस एक इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से क्वेश्चन 3 का हो गया, 2 का ना हो गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ गई हमारी, पुट कर दो, कितना आ गया 2.4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल लो, चलो साइड में कहीं पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे, इट इज मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। क्या गिवन है आपको, देखो 70 मोल परसेंट, ठीक है, ये गिवन है। अज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ MgCl2 इज दिस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है। अच्छा, एक लाइन लिखी हुई है, देखो क्या लिख रहा है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन की ये बात हो रही है, मतलब यहां से अगर मैं NB की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा 1 मोल, NB तो 1 मोल आ जाएगा। एक मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब समझते हो, 1 मोल एक्वस सोल्यूशन है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम जब मास है, ठीक है। तो Na की वैल्यू यहां से कैसे आएगी, सोचो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो गिवन मास आपको कितना है इसका, अगर आप देखो यहाँ पे गिवन मास आपको कितना है, गिवन मास मतलब किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, तो A क्या है, अच्छा A और B में तो कंफ्यूज नहीं हो, B सॉल्यूट होता है, A सॉल्वेंट होता है, तो यानी कि ये वाटर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 1000 ग्राम में, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो 1000 अपॉन 18, तो ये XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकलेगा, NB यानी कि 1 अपॉन 1000 अपॉन 18, 1 प्लस 1000, सॉरी अरे मतलब एक ही बात है, 1000 अपॉन 18 प्लस 1, 1000 अपॉन 18 कितना आता है यार, देखो आप कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, 1000 अपॉन 18 55.5 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, ये 55.5 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो 55.5 प्लस 1, 55.5 प्लस 1, तो 56.5, तो हो जाएगा 1 अपॉन 56.5। क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे, 1 अपॉन 56.5, 1 अपॉन 56.5, ये हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। बस आप इसको आप सॉल्व कर लेना, P ऑफ S की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे निकल आएगी हमारी P ऑफ S की वैल्यू, ठीक है, P ऑफ S की वैल्यू, ठीक है। चलो चेक कर लेना आप, यहाँ पे देखो सेम चीज करी हमने, है ना, 2.4 आ गया हमारा, 55.5 आ गया, ये हमने वैल्यूज रख दी, ये हमने ओवरऑल देखो फॉर्मूला लगाया, 56.5 हमारे भी नीचे आया ना इसमें, हाँ 56.5 आया, PF इज इक्वल्स टू 22.9 mm ऑफ Hg, है ना। कर लोगे कि नहीं बताओ, मेरे ख्याल से तो यार ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी था, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था, वहां पे दिमाग सबसे ज्यादा लगाना था, बाकी तो फिर बेसिक क्वेश्चन ही बन गया था, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, इन तीनों के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन को लिख के दिखाना है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है पहले आप ये बताओ जल्दी से, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है मैम, नर्स्ट इक्वेशन होता है E ऑफ सेल निकालने के लिए, है ना, कैसे निकलता है, E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 इंटू R इंटू टी अपॉन n इंटू एफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पावर होती है मैम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ना, ये हमारे नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, तो ये हमारे नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है मैम। अब हमें करना किसके लिए, हमें ये फॉर्मूला निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1, निकेल प्लस कॉपर प्लस 2 से बन रहा है निकेल प्लस 2 और कॉपर, ठीक है। ई ऑफ सेल
इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर इंटू टी। देखो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, टी क्या होता है टेम्परेचर, हो सकता है आपको 25 डिग्री गिवन हो, पर अभी कुछ गिवन नहीं है तो डायरेक्ट टी है ना, तो आर इंटू अपॉन एन रखेंगे हम यहाँ पे है ना, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से हम एन निकाल सकते हैं। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ध्यान से देखो, निकल कन्वर्ट हो रहा है निकल +2 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में एन की वैल्यू 2 आ रही होगी, है ना, 2 आ रही होगी, इंटू एफ, एफ तो सेम ही रहेगा, 96485 बोल लो या 96500 बोल लो, है ना, ये हो गया एफ, ठीक है, इंटू लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में किसके आयंस है? निकल के आयंस है, निकल +2 के आयंस है, अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर +2 के आयंस है, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, फर्स्ट वाले का। चलो भाई सेकंड करते हैं इसी तरीके से, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है Al2 में, ओवरऑल रिएक्शन समझ रहे हो, एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक एल्यूमिनियम जो है वो Al+3 में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो मतलब हुआ AlSO4 होल थ्राइस का। Al2SO4 होल थ्राइस क्या होता है? एल्यूमिनियम में +3 चार्ज, SO4 में -2 चार्ज, मतलब ये +3 में कन्वर्ट हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? सोचो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 कैसे बनेगा? जब ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन देगा। वहीं पे आयरन सल्फेट कन्वर्ट हो रहा है आयरन में, आयरन सल्फेट में आयरन का चार्ज बताओ, सल्फेट -2 होता है, मतलब आयरन +2 होगा, तो आयरन जो है वो +2 में है और वो कन्वर्ट हो रहा है नॉर्मल आयरन में, है ना, तो ये कैसे हो रहा होगा मैम? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ओवरऑल रिएक्शन में कैसे निकलेगी एन की वैल्यू? एन की वैल्यू 3 भी है 2 भी है, हमें पता है ये कॉमन वैल्यू होती है, ये कैंसिल आउट होनी चाहिए। कैसे होगी? इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी हमारा आंसर आएगा, है ना, तो ये 6 आएगा आंसर, ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और सबके आगे इसके आगे 2 लग जाएगा, इसके आगे 3 लग जाएगा। ये मैंने आपको नेक्स्ट इक्वेशन में सिखाया था, ठीक है। तो देखो, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो ना ही तो 2 है ना ही तो 3, बल्कि 6 है, इंटू एफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है? Al+3 के आयंस बन रहे हैं प्रोडक्ट में, Al+3 के आयंस बन रहे हैं, अपॉन रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट क्या है? आयरन +2 है ना, लेकिन ये लिख दोगे तो भी आपका नंबर कट जाएगा। क्यों कटेगा? सुनो, एल्यूमिनियम के आगे क्या लगा है? देखो एल्यूमिनियम के आयंस के आगे 2 लगा है, और हम क्या लिखते हैं ऊपर? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो बैलेंसिंग के टाइम पे आपने लगाई है, तो इसमें 2 आएगा, और आयरन में 3 लगा है तो इसमें 3 आएगा, तो Al+3 के आगे 2 लगेगा और Fe में 3 लगेगा, है ना, Fe में 3 लगेगा। चलो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या है? E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303, तो सेम रहेगा, RT भी सेम रहेगा, F भी सेम रहेगा, लॉग बेस 10 भी सेम रहेगा, बाकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, ठीक है। देखो क्या है mg, अच्छा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें एक क्या गिवन है? हमें एक रिलेशन गिवन है, मतलब हमें एक सेल नोटेशन गिवन है, ये एनोड है, ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये कैथोड है, ठीक है, समझ गए हम। मैग्नीशियम और सिल्वर की बात हो रही है, सबको पता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन हेरा फेरी करेगा, सिल्वर 1 की करेगा, तो 2 है और 1 है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 हो जाएंगे। अच्छा अब क्या है? अब हमें करना है मैम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोचो, Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 में, ठीक है, और Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में मैम Mg+2 है, मैग्नीशियम +2 है, और रिएक्टेंट में क्या है? Ag+ है। अच्छा यहाँ पे लिख दोगे तो भी इतने आंसर में भी नंबर थोड़ा सा कट जाएगा, क्यों? क्योंकि सिल्वर को आपने 1 इलेक्ट्रॉन हेराफेरी कर रहे हो, और मैग्नीशियम में 2, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कैंसिल आउट कैसे होगा? जब ये बैलेंस होगा, तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसके आगे 2 लगेगा, तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में भी 2 आना चाहिए। मैच कर ले, Mg+2 ऊपर है, नीचे Ag+ का होल स्क्वायर है, Mg+2 Ag+ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 × F है, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बोल रहा है टॉलिन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन सनलाइट गिव्स बेंजाइल क्लोराइड, वेयर एज व्हेन ट्रीटेड विद Cl2 इन द डार्क गिव्स ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं टॉलिन को पास कर रही हूँ Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो बेंजाइल क्लोराइड दे रहा है। टॉलिन को हम पास कर रहे हैं किससे? Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही Hµ की प्रेजेंस में अगर हम पास कर रहे हैं तो वो बेंजाइल क्लोराइड दे रहा है, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड दे रहा है। वेयर एज ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन द डार्क,
वो ऑर्थो और पैरा क्लोरो दे रहा है। अच्छा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरो लग रहा है। सबको पता है यार ये वाला जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना। Cl और Cl में ब्रेक होता है, एक Cl अंदर चला जाएगा। वही जब आप डार्क में करा रहे हो तो वो क्या हो जाता है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, सच सच बताना यार। देखो अगर वो बोल रहा है कि दूसरी इक्वेशन में वो क्या बोल रहा है कि इसी टॉलिन को, वो बोल रहा है अगर आपने इसी टॉलिन को पास कर दिया है डार्क में क्लोरीन से, तो वो क्या बन रहा है, ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉलिन, है ना, यही बन रहा है ना, ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन, सॉरी ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो और पैरा, है ना, पैरा क्लोरोबेंजीन, है ना, ऐसा ग्रुप बन रहा है। तो यार देखो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि Cl पे चार्ज होगा, यहाँ पे Cl पॉजिटिव में टूटा होगा तो एक Cl अंदर आ रहा है वहां पे, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो Cl2 जो प्रेजेंट है, Cl2 जो प्रेजेंस है सनलाइट के फॉर्म में, वहां पे हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। टॉलिन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा एल्काइल ग्रुप में, है ना। तो दो अलग अलग मैकेनिज्म की वजह से ये आंसर आ रहा है हमारा। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। बिल्कुल सही बात है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है वो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, सबको पता है, क्योंकि इसमें सोडियम आयोडाइड जो है वो सॉल्यूबल होता है ना। तो इसी वजह से ये रिएक्शन हो रही होती है, सोडियम आयोडाइड सॉल्यूबल होता है इसमें, इसीलिए ये रिएक्शन हो रही होती है। ली-चाटलियर प्रिंसिपल के थ्रू ये फॉरवर्ड रिएक्शन में आगे बढ़ती है। नियोपेंटाइल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटाइल क्लोराइड। सिंपल सी बात है, नियो में क्या है, नियो वाले में क्या है, ब्रांचेस ज्यादा है। नियोपेंटाइल क्लोराइड जो है इसमें क्या है, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है, पूरा लिख लेना, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है, और जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होता है उसमें सरफेस एरिया कम होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बहुत बार मैंने आपको ये चीज बताई है, आप सारे चैप्टर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में ये बात पढ़ते हो, ठीक है। ब्रांचेस ज्यादा तो सरफेस एरिया कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। आइसोप्रोपाइल में ब्रांचेस कम होती है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ रही है तो इस वजह से ये इसका रीजन है। इसको देख लेना, रीड कर सकते हो आप। देखो आंसर फ्रेम कैसे करना है वो अलग चीज होती है, और आंसर है क्या, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है वो अलग चीज होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है ये यार अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। चलो, Which of the following element will exhibit similar magnetic behavior and why? इनमें से कौन similar magnetic behavior दिखाएगा और क्यों, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास है मैग्नीशियम, हमारे पास है क्रोमियम, हमारे पास है आयरन और हमारे पास है मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये चार चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, तो बताना क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बता रहा है कौन सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, जिसमें एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाए, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाए, वो हमारा सेम मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा होगा। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्रोमियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो आर्गन 4s1 3d5, एक्सेप्शन केस था, है ना। आयरन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6 होता है। मॉलिब्डेनम क्या होता है, क्या है इसका एटॉमिक नंबर 42 है, तो यहाँ पे क्रिप्टन आ जाएगा, है ना। और क्या आ जाएगा 5s1 3d कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। 32 37 38, हाँ ठीक है, तो 40 41 42, ठीक है। तो सही है ना, 5s1 4d 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो बराबर है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें बराबर है, किसमें बराबर है, देखो इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, यानी कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो सेम होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर भी इनका सेम हो जाएगा। क्यों सेम होगा, समझ में आया ना, क्यों सेम होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, बाकी दोनों में देखो अलग है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट हो गया। नंबर 2, फॉर्म व्हाइट सॉल्ट एंड वाई, जिंक स्कैंडिनम निकेल और वेनेडियम। जिंक स्कैंडिनम निकेल और वेनेडियम, इनमें से कौन व्हाइट सॉल्ट बनाएगा। सोचो व्हाइट सॉल्ट क्या होता है, मतलब कलरलेस सॉल्ट। और आपको मैंने एक बात बताई थी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलर्ड सॉल्ट बनाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कलर्ड सॉल्ट बनाता है, कलर्ड सॉल्ट बनाता है। तो इनमें से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबको यार देख के ही पता चल गया, जिंक और स्कैंडिनम। तभी तो यार इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते ही नहीं थे, याद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये बनाएंगे व्हाइट सॉल्ट, ठीक है। जिंक एंड स्कैंडिनम जो है हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो दे विल फॉर्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से व्हाइट कलर का सॉल्ट, ठीक है। Arrange the products obtained in the following cases in increasing order of their pKa value। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड। देखो पहले तो हम पूरा प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर वो बोल रहे हैं उनको आप अरेंज करिएगा, जो ऑब्टेन होगा उसको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू में अरेंज कर देना। चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है इथेनॉल का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इथेनॉल क्या होता है? मेथ, एथ और ऑल मतलब OH। इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, CH3 CH2 COOH है ना। बैलेंस करते जाना हर जगह हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये है फर्स्ट ए, ये है हमारा भाई ए। बी क्या है? बी क्या है? रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड मेथ एथ प्रोप ओइक एसिड यानी कि OOH, ऐसे ही लिख देती हूँ COOH है ना, H3H2। प्रोपेनोइक एसिड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन है ना, HVZ रिएक्शन है, ब्रोमीन से रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। HVZ रिएक्शन है, हेल्वोलार्ड ज़िलेंस्काई रिएक्शन है ना, अल्फा कार्बन इस वाले कार्बन पे जाके ये ब्रोमीन अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? CH3 है ना, फिर क्या है? C है, उससे आके ब्रोमीन लगा दो, उससे ब्रोमीन लगा दो, और क्या? COOH और एक हाइड्रोजन जैसा है लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? सी क्या है? रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा ये थोड़ा अलग है, देखो, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? CO2 है ना, CO2 ऐसे भी लिख सकते हो OCO है ना, CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो तो क्या करना है? प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। देखो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, CH3 CH3 है ना। MgBr कैसे लगेगा? OMgBr, दो ऑक्सीजन है तो एक आएगा OMgBr है ना, और एक आ जाएगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है ना, ऐसे ही तो लगेगा। एक आ जाएगा OMgBr और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोलिसिस किया, ऐसा करो, इसको दूसरे स्टेप में दिखा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी का हाइड्रोलिसिस हुआ, मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ है ना, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा O, इसके साथ H आ जाएगा और इससे डबल बॉन्ड से O, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ COOH है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। एक बार चेक कर लो इसको। ठीक है, CH3 CH में 2 CH3 लगे और COOH सही है। ठीक है, चलो फोर्थ क्या है? डी वाला क्या है हमारे पास? डी है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस विद। अच्छा ये तो सेम ही हो गया यार, देखो ये तो सेम ही हो गया। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, रिएक्शन कराना है विद क्लोरीन Cl2 है ना, जैसे यहाँ पे Br2 था, यहाँ पे Cl2 है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में है ना, तो सेम हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे आके क्लोरीन लग जाएगा, तो CH3 CHCOOH यहाँ पे आके क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम है ये तो। अच्छा अब बेटा एक चीज याद रखो, जिसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उतना कम उसका pKa वैल्यू होता है, pKa वैल्यू होता है कम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सोचो देखो, जिसमें क्लोरीन लगा है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सबसे ज्यादा एसिडिक, भाई वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है क्लोरीन है ना, तो अगर मैं एसिडिक बिहेवियर के हिसाब से अरेंज करूं, एसिडिक बिहेवियर से, तो क्या आएगा? डी का सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा, डी का सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा। फिर क्या है? डी के बाद जैसे वहां पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो डी के बाद बी आएगा है ना, और बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद क्या आएगा? एक है हमारे पास ब्रांचेस वाला, एक है हमारे पास स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांचेस में क्या होता है? ब्रांचेस वाले का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है स्ट्रेट चेन वाले से है ना, तो आएगा ए ऑप्शन, और फिर आएगा हमारे पास लास्ट में कौन सा? सी ऑप्शन। लेकिन ये एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से किया है, और पी के ए के हिसाब से जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए है ना, जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि पी के ए सबसे कम होगी डी की, फिर बी की, फिर ए की, और फिर सी की। क्या ये सही है? डी की, डी मतलब डी क्या है हमारे लिए डी क्या है? डी है ये, ठीक है, सही है, क्लोरीन वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है ब्रोमीन वाला, हाँ सही है, हमारे लिए ब्रोमीन वाला बी है, सही है। ए क्या है? ए हमारे लिए CH3COOH है, सही है, और फिर उसके बाद ये वाला ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने इसको ABCD के फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो आप इसको ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में ही आंसर आपको लिखना होगा। चलो भाई, मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 27, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस, अटेम्प्ट एनी 3। चलो भाई, आपको क्या करना है? कन्वर्जन करना है, ब्यूटेन 2 ओन से बनाना है 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, हाँ।
ब्यूटेन 2 ऑन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2 पे लगा है ऑन, यानी कि कीटोन। कन्वर्ट किस में करना है हमें कन्वर्ट करना है 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, है ना, यही तो होगा CH3, 3 पे मिथाइल है, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है, सही एकदम, ठीक है। 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल हमें बनाना है। सोचो कैसे बनेगा, सोचो कैसे बनेगा। देखो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ चीजें दिख गई कि यार यहाँ पे ना मुझे एक कार्बन पहले तो एक्स्ट्रा चाहिए, 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए ना, वहां टोटल 6 कार्बन है, अगर ब्रांच को भी जोड़ लो तो। देखो हाइड्रोजन आप लिख देना अपने आप, ठीक है। तो 6 कार्बन है, 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, और क्या चाहिए, H चाहिए। अच्छा ठीक है, बॉन्ड भी हटाना है, H भी, अच्छा बॉन्ड हटाना है तो क्या करोगे, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले आओ भाई, बॉन्ड हटाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ला सकते हैं ना। रिएक्शन करा दो, 2 कार्बन CH3 CH2 MgBr, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 CH3 अंदर लग जाएगा, MgBr स्टार्टिंग में जाके ऑक्सीजन से लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये MgBr पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाके लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दोगे, है ना। चलो कर ही लेते हैं सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मैम, प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन है, उसमें लग गया है, उसमें क्या लगा है, इसको थोड़ा साइड, चलो लिख देती हूँ मैं। कार्बन है, उसमें लगा है 2 कार्बन, यानी कि C2H5, है ना। कार्बन है, उससे 2 C2H5 लगे, एक साइड CH3 लगा है ना। ऊपर जाके ऑक्सीजन है, जिससे मैम MgBr जुड़ गया होगा, और यहाँ पे आके C2H5, ये वाला C2H5 एक और लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप है। अब हमें बनाना क्या है, मैं इसको ऐसा करती हूँ, इरेज करके वापस से लिख दूंगी, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, आगे बढ़ेंगे, इसको H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ से पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, MgBr OH के साथ बाहर निकलेगा, है ना, और यहाँ पे आके H लग जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट। देखो क्या बनेगा, C2H5C, ऊपर क्या लगा है, O के साथ H आ गया, C2H5 और CH3। अच्छा एक और प्रोडक्ट बनेगा, मैं लिख दूं, आप बोलो तो यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस करके MgOHBr, है ना, ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। यार प्लीज एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ। क्या बनाना है हमें बनाना है 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, एक, अगर मैं इसको CH2 CH3 की तरह लिखती हूँ तो 3 पे ये क्या है, एक ग्रुप है, सॉरी ये एक ग्रुप है हमारा, मेन चेन ये आएगी, है ना। तो ये हो गया 2 3 4 5 पेंटेन, 2 3, तीसरे पे ऑल, तीसरे पे सही है, करेक्ट है ना, सही। एक बार रीचेक कर लेना, है ना, यहाँ से आप चाहो तो रीचेक कर लेना। H2O से पास कराया, फर्दर ग्रुप लग गया होगा, ठीक है। अब अच्छा ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराना हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक बार रीचेक कर लेना, वैसे सही है ये, ठीक है। चलो भाई, एनिजोल 2,4-मिथॉक्सीटोलिन, सबसे पहले बस सिंपल सा कहानी है, कहां से कहां जाना है वो याद रखो, ठीक है, कहां से कहां जाना है वो याद रखो। क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, एनिजोल क्या होता है, बेंजीन पे लगा है OCH3, एनिजोल 2,4-मिथॉक्सीटोलिन, 4-मिथॉक्सीटोलिन। अच्छा 4-मिथॉक्सीटोलिन क्या होता है, 4 पे लगा है मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी मतलब OCH3, है ना, OCH3, और टोलिन मतलब CH3। अच्छा तो मतलब सिर्फ CH3 जोड़ना है, इन शॉर्ट देखो कितना आसान हो गया, है ना। तो जहां से जहां तक पहुंचना है बस वो लिखो पहले, सबसे पहला काम ही है। अब देखो यार CH3 कैसे लगाते हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ले जाते हो क्लोरीन को, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप अंदर चला जाएगा, है ना, CH3 ग्रुप अंदर चला जाएगा, तो एनहाइड्रस AlCl3 से पास कराना है, तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे लग जाएगा वो, ठीक है। फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, यहीं पे करते हैं। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन पे OH ग्रुप, बेंजीन पे OH ग्रुप ऐसे लगा दे रही हूं मैं। फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, बड़ा सिंपल है यार, ये तो डायरेक्ट हो गया, और ये रिएक्शन आपको पता है बहुत बार रिपीट हुई है बोर्ड में, बहुत बार रिपीट हुई है। जिंक से पास करा दो, हीट कर दो, है ना, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, माइनस हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, है ना, और हमारा बेंजीन बनके हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्या है, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है हमारे पास क्लोरोइथेन से इथॉक्सी इथेन, क्लोरोइथेन मेथ एथ, क्लोरोइथेन से इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन क्या होगा, C2H5O C2H5, क्लोरोइथेन से इथॉक्सी इथेन बनता है। सोचो कैसे बनेगा यार, बताओ क्या करना है, रिएक्शन देखो, एक क्लोरीन हटाना है और 2 कार्बन ऐड करने हैं और एक ऑक्सीजन भी ऐड करना है, याद आया,
कुछ याद आया? विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियम का सन हुआ तो उसको रोना आया था, है ना, RONA से याद करा दो, CONA। प्लीज हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने लिख रही हूँ, ठीक है, 3 आएंगे 2 आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, Na और Cl बाहर निकल जाएगा, Na और Cl बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, तो C2H5O C2H5 ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 डन हो गया। 28 पे आ जाओ भाई, ये इसके सारे आंसर्स भी हैं। 28 पे आ जाओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो आई होप सो, मैं होप कर रही हूँ बार बार, है ना। और ये जितने भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, ये जिस टॉपिक से आ रहे हैं विद टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है यार हमें नहीं आ रहा, तो वो आप पता है और अच्छे से कब आएगा, जब आप उस टॉपिक के साथ पढ़ोगे, है ना। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अच्छे से पढ़ रहे हो जब आप अभी रिवीजन कर रहे हो। जैसे हम अभी निर्भय में जैसे रिवीजन करा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ हमारे बैच में हम जो रिवीजन करा रहे हैं, उसमें हम ऐसे ही चल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके सैंपल पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उसके अगर कहीं जरूरत है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप निर्भय बैच में आ सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो ये सीक्वेंस रखना इन शॉर्ट। मतलब अगर आप निर्भय में आना चाहो तो ये आपको हम पूरा 4 घंटे की मेहनत करके 2 घंटे में करा देते हैं आपको, ठीक है। आप अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो प्लीज यही सीक्वेंस रखना, ठीक है। आप निर्भय में आना चाहो तो आप बिल्कुल आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी कोड आप लगा सकते हो तो आपको ये बहुत सही प्राइस में पड़ेगा, है ना। अभी आपको 999 रुपीज का लग रहा है, कोड है नेक्स्ट 2000, है ना। और अगर आपने CUET भी ज्वाइन किया है, अगर आपको CUET भी देना है भाई, एग्जाम मतलब आपको देना है, आप सोच रहे हो, तो आप निर्भय प्रो में आ सकते हो, निर्भय प्रो में आ सकते हो, प्रो सही कर लेना, निर्भय प्रो में आ सकते हो, जिसका आपको प्राइस पड़ रहा है 1499, 500 एक्स्ट्रा कुछ पड़ रहा है केवल, है ना। तो आप निर्भय प्रो में आ सकते हो, इसके लिए भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, विच इज नेक्स्ट प्रो, ठीक है। तो ये आपके 2 कूपन कोड है ना। अगर आप इन कूपन से ज्वाइन करते हो तो आप अभी सही प्राइस में इस चीज को परचेज कर सकते हो, बैच को। मैं वापस से बोल दूं, इफ यू वांट टू, है ना, अगर आप चाहो, आपको, क्योंकि हम ये पैटर्न आपको बना के दे रहे हैं, आप खुद से बना सकते हो, तो भी आप, मेरी सलाह बस ये है इन शॉर्ट कि आप टॉपिक पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो, फिर आप ये चीजें और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो यस, चलो भाई रिविजन बाकी अच्छे से करो, कहीं से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छे से रिविजन करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आएगा, ये हमारे 3 मार्किंग का है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आर द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर मैच्ड करेक्टली, जस्टिफाई और आंसर। अच्छा, जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये है, कॉपर का 130 है। अच्छा एक बात बताओ, जिंक में क्या होते हैं मैम, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी तरह, हाँ, पर इसके इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर्ड होते हैं, याद आया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इतनी ज्यादा कैसे होगी, है ना। यानी कि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी और कॉपर की ज्यादा होगी। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागा दौड़ी ज्यादा कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ ज्यादा रहे हैं, और हमें उन्हें तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉपर का आंसर होगा, ठीक है। नो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज दिस, मतलब कम होनी चाहिए उसकी, ये होनी चाहिए जिंक की, है ना, बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल में है ही नहीं, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन कम है, और इंटरैक्शन कम है तो हम उसको इजीली तोड़ सकते हैं, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, और कॉपर में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एसिड यू विल यू प्रेफर टू फॉर परमैंगनेट टाइट्रेशन एंड व्हाई। इस चीज को याद कर लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टाइट्रेशन के लिए बेटा सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करते हो, H2SO4 यूज करते हो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपने HCl यूज कर लिया तो वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप HCl को यूज करते, H2SO4 को यूज करते हो, बिकॉज HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या है इसका, 5NO2 दिस, अच्छा बैलेंसिंग बोला था, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो NO2 कन्वर्ट होगा NO3 में, है ना, कॉमा प्लस 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 प्लस, Mn कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, प्लस H कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। ये आपको मेन चीज पता होनी चाहिए। अब जो आपकी बैलेंसिंग है वो आप बना के लिख देना, है ना। NO2 कन्वर्ट होगा NO3 में, Mn कन्वर्ट होगा Mn+2 में, H कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और बाकी आपकी बैलेंसिंग। बस यही याद करवाया था मैंने कि ये याद कर लेना, बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे यहाँ पे, है ना। बैलेंसिंग के साथ भी कर सकते हो, बट जनरली मैंने बोला था, देखो यही बात होती है यहाँ पे, आप बोलो कि मैम इसको हम समझ के करेंगे हम, अब आप 1 नंबर में 1 घंटा थोड़ी दोगे, थर्ड पार्ट तो एक ही नंबर का है ना। तो आपको सिंपल सा 1 मिनट में याद कराया था कि यार Mn+2 में कन्वर्ट होगा एसिड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हो रही है, NO2 NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और H+H2 में, बस इतना सा याद रखो, बाकी सब आपको खुद से आप तुरंत कर लोगे इसको, है ना। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितना सही करके आए हो,
ये भी है कि आप कितनी देर में करके आए हो। आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप एक एक चीज समझ समझ के सोच सोच के लिखोगे तो टाइम बहुत मैटर करेगा। चलो भाई आगे बढ़ जाए। अब हमारा सेक्शन आई गेस नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई, तो सेक्शन नंबर डी पे आगे बढ़ते हैं। 29 कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको कुछ गिवन है, आपको एक इमेज गिवन है। देखो भाई, रेड लाइट ग्लो हो रही है, ग्रीन लाइट ग्लो हो रही है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, फ्लो ऑफ आयंस हो रहे हैं, स्लाइटली आयनाइज सब्सटेंस है, हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या आप बोलो वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो डिम लाइट देंगे, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो ग्लो कर रहा है वो ग्लो नहीं करेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो इस कलर ऑफ लाइट को ग्लो करवाएगा, ठीक है। हाईली आयनाइज सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ये हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट्स, और ये पूरा का पूरा एक भाई बहुत लंबा चौड़ा सा हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना। मैंने पहले भी ये बात बोली है, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर केस को रीड किया करो। ये एक्चुअली में आपको सुन के शायद अजीब लगे, बट ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। क्वेश्चन पढ़ो फिर केस पढ़ो इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको डायरेक्ट पता हो, और कुछ ऐसा हो जिसको अगर आपको नहीं भी पता होगा तो अब आप उस केस को जब पढ़ोगे तो सिर्फ उसी चीज पे फोकस कर रहे होगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ा करो फिर केस पढ़ा करो, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बेसिस पे हमें एक टेबल भी दी हुई है, वो बोल रहे हैं स्केल ये है, रेड लाइट ये, ठीक है। अगर रेड लाइट ऑफ है और ग्रीन लाइट ऑफ है तो लो और नॉन कंडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, वीक बेस वीक एसिड, ठीक है। अगर रेड लाइट डिम है और ग्रीन लाइट ऑफ है तो भी लो है, ठीक है, सही बात है। मीडियम और ऑफ है तो भी मीडियम है, ठीक है। और ब्राइट और डिम है, मतलब रेड लाइट चमक रही है और ब्लू लाइट ग्रीन लाइट थोड़ी डिम है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हाई कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। और अगर ये बहुत ज्यादा ब्राइट और ये मीडियम है तो मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। और यहाँ पे वीक एसिड्स होंगे, वीक एसिड एंड वीक बेसिस प्रेजेंट होंगे, है ना। या आप बोल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है। हाँ जी मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, सबसे पहले इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन 1 मोल NaOH एंड 1 मोल HCl यूजिंग द कंडक्टिविटी मेटल। क्या हम ये बोल रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि जो गिवन सोल्यूशन है, मतलब हमारे पास दो सोल्यूशंस थे जिसके बेसिस पे टेबल थी, है ना, जिसके बेसिस पे कहानी हो रही है कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, तो वो बोल रहे हैं क्या आप ये सोल्यूशन बता पाओगे कि वो 1 मोल NaOH है या फिर वो 1 मोल HCl है, क्या आप बता पाओगे? देखो कौन सा सोल्यूशन है ये तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर बड़ा ही सिंपल है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सो बोथ द LEDs विल ग्लो, रेड विल बी वेरी ब्राइट एंड ग्रीन विल बी मीडियम इन बोथ केसेस। क्योंकि आप HCl की बात करो, चाहे आप यहाँ पे NaOH की बात करो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये दोनों ही इस लाइट, जो लाइट आप देख रहे हो उसको ग्लो करवाएंगे बहुत अच्छे से। रेड लाइट को बहुत ज्यादा ग्लो कराएगी और ग्रीन लाइट को थोड़ा कम, पर दोनों ही सेम काम करेंगे, तो आप इनको यू कैन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन, तो आंसर इसका हो गया नो। what is the possible pH value of the solution if glow of green light LED is medium and the red LED glows very bright? अगर बहुत ब्राइट है और बहुत लो है तो मतलब pH क्या होगा, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH बहुत कम होता है ना, बहुत लेस pH वैल्यू होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बहुत ज्यादा pH वैल्यू होगी, है ना। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाली आप मार्क कर दोगे, तो 1 and 2, है। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाले का, ठीक है। चेक करते जाना साथ में 1 and 2, ठीक है। अच्छा मतलब ए, सॉरी, है ना, मतलब हमें ऑप्शंस अलग से दिए थे, तो ए विल बी द आंसर। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इफ कंडक्टिविटी मीटर इज डिप्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, अगर उसको डिप कर दिया डिस्टिल्ड वाटर में तो उसके हिसाब से बताना है। पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें अगर ए को हम देख रहे हैं तो ब्राइट लाइट और डिम लाइट है, बी को देख रहे हैं तो डिम लाइट और ऑफ लाइट है, ठीक है, ठीक है। तो मैं समझ नहीं पाई ये क्वेश्चन क्या है। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इफ कंडक्टिविटी मीटर इज डिप्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर। अगर डिस्टिल्ड वाटर में उसको डिप कर दिया और हमारे पास फर्स्ट सेकंड, अच्छा ये थर्ड पॉइंट और वो उसका और करके लिखा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर डिप कर दोगे तो उस तरीके से होगा, और करके क्या है कि ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे लो और नन हो जाएगा। और क्या यार, रेफर टू द टेबल बिलो। अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कर्व बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कर्व बनाना है, किसके लिए बनाना है? फॉर सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। अच्छा ओके ओके ओके, तो ग्राफ ये मतलब चार्ट इसलिए गिवन है, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने ऊपर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देखी। हाँ, तो ए सोल्यूशन है, इसमें ब्राइट और डिम लाइट है, ठीक है, मतलब रेड बहुत ब्राइट कर रही है और ग्रीन बहुत डिम है। अच्छा ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह तो थोड़ा काम हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम हो रहा है ना। वहीं यहाँ पे डिम और यहाँ पे ऑफ हो जा रही है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और हमें बनाना किसका ग्राफ है? कॉन्सेंट्रेशन, जिसे आपको याद हो अगर अंडर रूट सी बोलते हैं ना, सी भी लिख सकते हो, अंडर रूट सी भी लिख सकते हो, ताकि एक
अच्छा ग्राफ ऑब्टेन हो, पॉइंट वगैरह में वैल्यू ना है। और दूसरी साइड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m रखना है ना। तो कोलरॉश लॉ जिस टाइम पे पढ़ा था तब ये चीज आपने पढ़ी होगी, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा स्टिपी सा ग्राफ होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक कर्व सा ग्राफ होता है ना। ऐसे सा कर्व होता है, ऐसा सा कर्व होता है, ठीक है। एक बार इसको देख के बना लेना। तो ये हमारा वीक स्ट्रॉन्ग वाले के लिए, स्ट्रॉन्ग किसको माना है, ए को, तो ये हमारे सोल्यूशन ए के लिए ग्राफ हो गया और ये हमारा सोल्यूशन बी के लिए ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस लैम्डा m, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट में लेते हैं ताकि हमारी वैल्यूज पॉइंट वगैरह में ना आए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हाइल बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये हमारे कर्व हो गए। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आयरन EDTA कॉम्प्लेक्स इन फूड फोर्टिफिकेशन। अच्छा ये क्या लिखा है, मतलब आयरन की जब डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम आयरन के क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे लोग लेते हैं ना। तो फूड फोर्टिफिकेशन में ये डिफाइन किया गया है कि जो प्रैक्टिस हो रही है एडिंग ऑफ विटामिन्स या मिनरल्स जो किए जा रहे हैं वो कॉमनली कंज्यूम किए जाते हैं फूड वगैरह में, ठीक है, सही बात है। फूड प्रोडक्ट्स में होते हैं जैसे कि राइस में, व्हीट फ्लावर में, एडिबल ऑयल्स में, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। इन अफ्रीका साउथ एशियन कंट्रीज में 40% जो पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है एनीमिया से। एनीमिया एवरेज ह्यूमन नीड्स है नियरली 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन की, है ना, बट लोगों में कमी होती जा रही है इसकी। तो आयरन फोर्टिफिकेशन हो रही है, मतलब आयरन की कमी हो रही है, मे बी यूजफुल इन फाइटिंग ऑफ आयरन डेफिशिएंसीज, तो उनको हमें देनी चाहिए, रेफर करनी चाहिए। रिड्यूस आयरन सेवरल, ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे आ रही हैं। और क्या लिखा है देखो, when fortified sugar is added to beverages such as tea, iron EDTA reacts slowly with tea and iron is not precipitated for at least 24 hours तक वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है, ठीक है। और हमें और भी इंफॉर्मेशन दी है EDTA के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, Why is iron EDTA complex जो कि आयरन सप्लीमेंट की तरह दी जा रही है स्टेबल एज कंपेयर टू आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट से ज्यादा स्टेबल क्यों है? देखो EDTA सबको पता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये चिलेटिंग लिगेंड होता है, चिलेटिंग लिगेंड। किसी को याद है हमने कैसे याद किया था इसको? हमने याद किया था चिल्ला की तरह। चिल्ला खाते हो घर में बेसन का, रवा का, तो दैट इज चिल्ला। तो एक सर्कुलर शेप में होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स। तो आयरन सल्फेट से ज्यादा स्टेबल होगा हमारा आयरन EDTA क्योंकि वो एक रिंग लाइक चीला टाइप स्ट्रक्चर, आप लिख मत देना एग्जाम में, बट चीला टाइप स्ट्रक्चर होता है। EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है ना, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि उसको ज्यादा स्टेबल कर देगा। What happens when hard water is titrated against Na2EDTA? अगर Na2EDTA में वो बोल रहे हैं टाइट्रेशन कर दे हार्ड वाटर की, है ना, टाइट्रेशन कर रहे हैं वो हार्ड वाटर की, तो वो बोल रहे हैं क्या होगा। देखो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसमें सोडियम और इन सबके साथ इसको स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसको बना देंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद दिस, है ना, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA, तो वो सिर्फ उसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। समझ में आ रहा है? टाइट्रेशन अगर आप करा रहे हो तो क्योंकि हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है, तो वो इसको और ज्यादा स्टेबल बना दे रहे हैं इस सॉल्ट को, ठीक है। तो ये इसमें पूछा था क्या होगा, तो आपको बताना है कि वो और स्टेबल कर रहे हैं उसको। यू आर अ डॉक्टर, लेट्स से वर्किंग इन सोमेलिया, ठीक है, विल यू रिकमेंड आयरन फोर्टिफाइड फूड टू योर पेशेंट्स? क्या आप रेफर करोगे? देखो अभी भी बोला 40% से ज्यादा मात्रा में लोग हैं जिनको डेफिशिएंसी हो रही है इस चीज की, तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करोगे? बिल्कुल सजेस्ट करोगे। सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस फ्रॉम योर पैसेज, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सजेस्ट करोगे। लेकिन आपने पढ़ा होगा ये चीज, बायोमोलिक्यूल्स में हमने ये चीज पढ़ी है, विटामिन जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं इन्हें एक हद तक ही यूज किया जाता है। इसका अगर बॉडी में ज्यादा हो गया ये या इसकी कमी, दोनों की ही वजह से, अगर इनकी कमी हो जाए या ये ज्यादा मात्रा में ले लिए जाए, कंज्यूम कर लिए जाए, दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, तो दोनों ही काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप यही बोलोगे कि हाँ भाई क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन उसमें सफर कर रही है तो आप ये सजेस्ट करोगे, है ना। हाउएवर पेशेंट्स विल बी एडवाइज टू कंज्यूम फूड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन, सेफ लिमिट्स में, है ना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकता। कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत कम अमाउंट में हमेशा दिक्कत देगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड इन दिस ग्रुप? अच्छा डेंसिटी मतलब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट करे। अगर मैं बात करूं आयरन EDTA तो क्या डेंसिटी हो जाएगी, कितने लोन पेयर देता है? 6 लोन पेयर देता है, तो 6 विल बी इट्स डेंसिटी। नेम द एटम्स थ्रू विच इट कैन बाइंड इन द सेंट्रल मेटल एटम, तो आपको EDTA का स्ट्रक्चर याद कराया था, याद है किसी को? है ना, याद है, नाइट्रोजन होता है, CH2 होता है ना, और यहाँ पे CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ऐसे ग्रुप लगा होता है। तो भाई वो बोल रहा है क्या बोल रहा था, नेम द एटम थ्रू विच इट कैन बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल आयन, तो आप लिख लोगे नाइट्रोजन से हो रहा है वो, है ना, नाइट्रोजन से हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया।
तो 6 होगा उसका आंसर, नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, है ना, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है भाई। 2 नाइट्रोजन होता है उसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इस तरीके से CH3 सॉरी मैंने CH3 लिख दिया ना, CH2 लिख लेना प्लीज, CH2 है ना, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, 2 3 4, हाँ CH2 होगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से लगे होते हैं, और ये स्ट्रक्चर मैंने बोलता है EDTA का स्ट्रक्चर बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, तो आपको EDTA का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना होता है ना, मैंने आपको ये बात बोली हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 31। चलो अटेम्प्ट करना है। अच्छा ये आ गया हमारा 5 नंबर वाला, मतलब सेक्शन E, फाइनल सेक्शन है हमारे पास। चलो भाई लेट्स डू इट। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन ऑफ 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड। अच्छा ठीक है, 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड, 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड, अच्छा ये है ना, 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड दिख रहा है, 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड है, इससे क्या बनाना है हमें, प्रोडक्ट बताना है। अच्छा कैनिजारो रिएक्शन है यार, बताओ क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन में, क्या होगा कैनिजारो रिएक्शन में मैम, एक एसिड बन जाता है ना, एक COO, जैसे सपोज आपने पोटेशियम यूज कर लिया तो COOK यूज हो गया, है ना, और Cl एज इट इज रहेगा, Cl एज इट इज रहेगा, और एक अल्कोहल बनता है ना, COK और Cl, तो ये हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। 2 टाइम्स आप इसको यूज करोगे तो, है ना। तो एक आप पोटेशियम ले सकते हो, आप H हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, COOH वाला ग्रुप भी लिख सकते हो, दोनों में से जो भी चाहो भाई आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया COOH भी बन सकता है और COK भी बन सकता है, मतलब आपका एक एल्डिहाइड वाला भी ग्रुप बन सकता है। यहाँ पे अगर आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे हाँ सही है, ठीक है, इस पे CH2OH बनेगा बल्कि, है ना, CH2OK, CH2OK, है ना, जिसे अगेन मैं बोल दूं OH भी आप लिख सकते हो, OH भी आप लिख सकते हो, COOH COOH वाला ग्रुप, ठीक है। और COOK लिखना चाहो तो OK लिख दो, जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहो तो यहाँ पे H वाला फॉर्म भी लिख सकते हो, COOH OH, ठीक है, और यहाँ पे Cl एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, ठीक है। हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप इफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एड्रेलिन। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई भी थी, आपने पढ़ी भी होगी कि जो हमारा SO3H होता है बेटा, वो क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है, विद ड्रॉइंग। मैंने बोला था इससे क्वेश्चन जरूर आता है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, इसका पूरा 2 पेज में पूरी चीजें बताई गई है, मतलब आपने एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो आपको बताएगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, दोनों चैप्टर में बताएगा आपको, एल्डिहाइड कीटोन में बताएगा आपको, एनिलीन वाले चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो किसी भी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन है हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ दिस इफेक्ट, इट विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, इट विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा तो डिक्रीज कर देगा ये उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन है भाई, कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड को इथेनमाइन में, एसिटिक एसिड मैं इसको हटा दूं, चलो ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इथेनमाइन मेथ एथ CH2NH2, ये होता है इथेनमाइन, है ना, CH2NH2। सोचो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, पूरे कन्वर्जन में आपको क्या दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ CH3COOH, ठीक है, और ये हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मैम, कार्बन कार्बन तो ठीक है, बस हमें यहाँ पे H2 देना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे H2 दे देना है, मतलब इसके हमें OO ग्रुप को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, मतलब एक मिनट, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन देना है, रिडक्शन करना है क्या, बिल्कुल करना है। कैसे करते हो बताओ, LiAlH4 लगा देते हो, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो वैसे तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो आप किसी से भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो इफ यू वांट टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मैम, इसकी ये वाला ग्रुप हट जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये इस तरीके से बन जाएगा, मतलब OH वाला बन जाएगा, सॉरी एक OH, एक ऑक्सीजन हट गया, OH बच गया, मतलब आप चाहो तो इसको लिख लो COOH, इस तरीके से लिखा होता है, तो ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप बाहर जाता है और उसकी जगह 2 बॉन्ड टूटते हैं तो 2 हाइड्रोजन अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पर क्या हमें अल्कोहल बनाना है, नहीं, हमें तो मैम अमीन बनाना है, तो हम अमीन कैसे बनाएंगे, सोचो अब मुझे इस पूरे प्रोडक्ट में करना क्या है, मुझे NH2 को जोड़ना है, मैं NH2 कैसे जोड़ूं, सोचो मैं क्या करूं, मैं क्या करती हूँ, मैंने अल्कोहल तक तो मैं पहुंच गई मैम, आप अल्कोहल तक तो पहुंच गई, लेकिन हमें बनाना है मैम अमीन, मतलब हमें NH2 ग्रुप लगाना है। क्या हम डायरेक्टली NH2 ग्रुप लगा सकते हैं, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, आप डायरेक्टली कभी नहीं लगा सकते, है ना, इसमें OH में डायरेक्टली NH2 नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इसे पास करोगे, इसे क्लोराइड बना दोगे, SO2Cl। अच्छा क्लोरीन वाली आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है यार, कितनी बार पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया है तो आपने कहीं भी पढ़ा होगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ा था।
अगर आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना है हेलो एल्केन में तो क्या करते हो, थाइनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन एक बेस्ट रिएक्शन होती है, उसके अलावा बहुत सारी होती है ना, बट ये बेस्ट रिएक्शन होती है, स्किपेबल गैसेस वगैरह बन जाती है ना। तो क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें एक्सेस में NH3 को डाल दो, एक्सेस में अमोनिया को ऐड कर दो, तो ये CH3CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कन्वर्जन था कि हमने अल्कोहल लिया, इसमें ये ऐड किया तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करने के बाद हमने उसे हेलो एल्केन में किया, क्योंकि वहां से अमोनिया ऐड करके हम एक्सेस ऑफ अमोनिया में अमीन को बना सकते हैं। तो यहां से बन जाएगा हमारा CH3CH2NH2। ठीक है, तो आई गेस ये रिएक्शन सबको समझ में आ गई होगी। राइट द स्टेप्स टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड बनाना है हमें बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइक एसिड बनाना है बेंजोइल क्लोराइड। व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड, मतलब RCOCl। अरे ये तो रोजनमंड रिएक्शन जैसी याद आ गई है ना, बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, हाँ है ना। तो आपको बनाना है बेंजोइक एसिड यानी कि COOH, बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या करते थे रोजनमंड रिएक्शन में, प्लैटिनम ओवर पैलेडियम ऐड करते थे, है ना, लिनलाज रिएजेंट बताया था, हाइड्रोजन ऐड करते थे प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, यस मैम। तो हाइड्रोजन अंदर चले जाते थे और क्लोरीन बाहर चला आता था, बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैम बेंजोइल क्लोराइड, है ना, ये बन जाता है पहले तो CHO में। पहले तो देखो इसका कन्वर्जन होता है मैम CHO में, सबसे पहले इसका कन्वर्जन होगा CHO में, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, RCOCl को कन्वर्ट कर दिया CHO में, तो हमने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड बना दिया, बेंजोइल को बेंजल्डिहाइड। अब यार एक बात बताओ, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या करोगे बताओ क्या करोगे, कुछ बताने की जरूरत है। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में करना होता है ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कुछ भी ले लो, है ना, K2Cr2O7 KMNO4, है ना, स्ट्रॉन्ग इससे पास करा दो तो ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो पहले ये लिया, पहले इसको कन्वर्ट किया एल्डिहाइड में, फिर KMNO4, या तो फिर आप एसिडिफाइड KMNO4 ले सकते हो या फिर आप K2Cr2O7 भी ले सकते हो, एक ही काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में ना टोटल 2 पोर्शन है, मतलब और करके है, आपको कोई एक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वापस से क्योंकि यहाँ काट दिया है, तो और करके है, बट हम दूसरा पोर्शन भी करेंगे। पहला आई गेस पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। देखो बात वही है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, मैं हर क्लास में ये बात बोलती हूँ। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेनल, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेनल प्रोडक्ट बताना है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में। अच्छा, आपने 2 रिएक्शन पढ़ी होंगी। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड वगैरह को आप किस में कन्वर्ट करते हो, एल्केन में। अगर इन द चैट बॉक्स बताना, ऐसी 2 रिएक्शन होती थी, एक वोल्फ-किश्नर रिएक्शन और एक और कौन सी रिएक्शन होती है इन द चैट बॉक्स। ठीक है, जो एकदम सेम काम करते हैं, जिंक अमालगम होता है एक में, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, एक में हाइड्राजीन होता है ना, तो वोल्फ-किश्नर रिएक्शन तो आ गई यहाँ पे। और एक और जो रिएक्शन है जिंक अमालगम वगैरह, हिंट भी दे दिया मैंने, तो बताना कौन सी रिएक्शन होती है, 2 रिएक्शन एल्केन में कन्वर्ट करती है ना। तो यहाँ से ये सेम क्वेश्चन में बस एन लग जाएगा, है ना, ब्यूटेन बन जाएगा। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम आंसर रहेगा, मतलब देख लो कहाँ गया, 2-मिथाइल ब्यूटेनल जो है उससे इसने ये प्रोडक्ट बना दिया एल्केन वाला, है ना, 1 2 3 4 2-मिथाइल ब्यूटेन बना दिया, जो मैंने आपको बताया ना। आई गेस हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है कोई। गिव अ केमिकल टेस्ट, हाँ, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। कर दोगे? एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिफरेंस बताते हो? टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट से एल्डिहाइड वो टेस्ट पॉजिटिव देगा और कीटोन वो टेस्ट नेगेटिव देगा। ठीक है, तो वो हमने शायद छोड़ दिया था, सिल्वर मिरर टेस्ट कर देंगे हम, है ना। प्रोपेन जो है, प्रोपेनल वाला, वो ये टेस्ट दे देगा और प्रोपेनोन वाला ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि आपको यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट की रिएक्शन नहीं लिखने को ज्यादातर आएगी, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल लिखोगे, एक सिल्वर मिरर टेस्ट देगा और एक सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वुड द प्रेजेंस ऑफ SO3H ग्रुप इफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ? बताने की जरूरत है, अभी बताया, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? The strength of benzoic acid depends on the ability of this। ठीक है, तो क्या लिखा है? कॉन्जुगेट बेस फॉर्म, सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, प्रेजेंस होगा तो इंक्रीज कर देगा उसकी एबिलिटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सिंपल शब्दों में बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये भी हो गया। प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम इथेन अमाइन, एसिटिक एसिड आपको बनाना है फ्रॉम इथेन अमाइन। कहाँ लिख दूं? यहीं पे लिख दे, एसिटिक एसिड बनाना है फ्रॉम
इथेनमाइन CH3CH2NH2, इससे आपको एसिटिक एसिड बनाना है। सोचो कैसे बनेगा, क्या कन्वर्जन होगा। इथेनमाइन से अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना है तो मैम सबसे पहला काम क्या है कि आप क्या करो, इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो। क्या ऐड कर देंगे हम भाई, एसिटिक एसिड से इथेनमाइन अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐड कर दूंगी NaNO2/HCl। देखो मैं आपको समझाती हूँ पूरी रिएक्शन, क्योंकि आपको इस रिएक्शन को समझना है। एसिटिक एसिड को इथेनमाइन बनाना है मुझे, तो हमने, अगर हम इसको ऐसे सोचे कि अमाइन मतलब NH2, तो बेंजीन में अमीन लगाना होगा। अगर मुझे सपोज बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन बनाना है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता था। क्या होता था, अरे वो वहां पे चले जाओ, वहां पे कहां पे, अरे उसमें हम ऐड कर देते थे, डायजोनियम सॉल्ट बनाते थे, फिर फर्दर रिएक्शन करना बड़ी आसान हो जाती थी कि अब ये पास कर दो, NH2 जो लगाना है लगा लो। अगर सेम कहानी यहाँ पे होती है तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, सेम रिएक्शन होती है, उसमें भी आप NaNO2/HCl लगाते हो और यहाँ पे अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनता है, अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो अगर मैं सेम रिएक्शन कराऊंगी, वहां जगह नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब हमें बनाना क्या है, क्योंकि हमें फॉर्म करना है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, इथेनमाइन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, यही लिखा था ना मैंने, हाँ, इथेनमाइन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो मतलब हमें क्या करना है, NH2 को हटाना है और COOH जैसा कोई ग्रुप लगाना है। तो आप इसको किससे पास कर दोगे, सिंपल तरीका यार, इसको KCN से पास कर दो, कार्बन नाइट्रोजन अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन को हटाना है तो आप क्या करोगे, वही सेम हाइड्रोलिसिस कर देना, तोड़ देना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आप इसको डायरेक्टली पास कर रहे हो, बस यहाँ पे ये याद रखना, ये अनस्टेबल सॉल्ट बनेगा ना, तो C6H5, ओ सॉरी वही मैं सोचूं उल्टा क्यों लग रहा है, ये उल्टा क्यों लग रहा है, एक सेकंड रुको, ऑपोजिट हो गया ना ये प्लीज सही कर लो, रुको इसको सही करते हैं। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है एसिटिक एसिड फ्रॉम इथेनमाइन। ठीक है, एसिटिक एसिड बनाना है इथेनमाइन से, एसिटिक एसिड बनाना है इथेनमाइन से, एसिटिक एसिड ये बनाना है ना, इथेनमाइन से। मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, बस वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हमारा आ गया, तो हमारा एसिटिक एसिड बनाना है हमें इथेनमाइन से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इथेनमाइन है, इसमें आप नाइट्रस एसिड डाल दो, वही जो अनस्टेबल वाला मैं बोल रही थी ना, नाइट्रस एसिड डालो, क्योंकि ये तो स्टेबल है। वही मैं सोचूं C6H5 कहां से आ गया, नाइट्रस एसिड है तो हमारा अनस्टेबल अल्कोहल बनेगा, फिर उसको एसिडिफाइड से पास कर दोगे, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सॉरी फॉर द जो वो हो गया गलती, वापस सुनो इस बात को। मैंने ले लिया इथेनमाइन, मुझे इसको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो कहानी क्या है, NH2 को बाहर निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, HNO2 को ऐड कर देंगे, नाइट्रस एसिड, हमें यहाँ पे अनस्टेबल सॉल्ट मिलेगा अल्कोहल का, फिर ऑब्वियसली इसको एसिडिफाई कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और जो वो कहानी थी वो आपकी डायजोनियम सॉल्ट वाली थी, वहां पे आपको अगर बनाना है एनिलीन से बनाना है, अगर आपको बेंजोइक एसिड एनिलीन से बनाना है तो वो उसका प्रोसेस है। एनिलीन को ले लो, उसमें NaNO2/HCl डाल दो, मतलब डायजोनियम सॉल्ट बना लो, और एक बार डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है तो सब बन जाता है। तो डायजोनियम सॉल्ट बना लो, अब KCN को ऐड कर दो, तो C और N लग जाएगा उसमें, कार्बन नाइट्रोजन। अब कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए H2O दे दो ओवर H+, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये आपका कन्वर्जन आ जाता है। एक्चुअली मैंने ये सारे कन्वर्जन, अगर आपने मेरी कन्वर्जन वाली वीडियो देखी है ना, मैंने ये सारे कन्वर्जन भी आपको वहां पे कराए हैं। ठीक है, तो एनिलीन को उठाना है हमें, ये वाले रिएक्शन में एनिलीन को उठाना है तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो बनेगा, और इस वाले रिएक्शन में हमें पहले डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। देखो जहां पे डायजोनियम सॉल्ट C6H5 दिख जाए वो डायरेक्टली लग जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट क्या है, कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोइक एसिड कर लिया। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड इथेनल। प्रोपेनल एंड इथेनल, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों में लगा सकते हो, तो एक ये टेस्ट दे देगा और दूसरा ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इथेनल आइडोफॉर्म में पॉजिटिव टेस्ट देगा जैसा मैंने बोला, और प्रोपेनल यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट दे देगा, तो आप सिंपल सा आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे लिखोगे। चलो भाई, अब क्या बचा, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32 क्या है भाई, अटेम्प्ट ईदर ए और बी, सेम क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना है ए और बी में से कोई भी एक चीज। आंसर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई एंड गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन एंड, अच्छा, प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर एंड इन द एग एल्ब्यूमिन। तो क्या बताओगे भाई, जो इसमें प्रेजेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन वाला होता है, और जो एग में होता है वो ग्लोबुलर होता है, मतलब ये फाइब्रस होता है ना, वाटर सॉल्यूबल और वाटर इनसॉल्यूबल है ना, ये ग्लोबुलर होता है, वाटर इनसॉल्यूबल। तो दो टाइप के ये प्रोटीन होते हैं। बोथ ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप, then why does only glucose reduces Felling's solution and not Felling's reagent and not sucrose। अच्छा, तो देखो ग्लूकोज जो है और सुक्रोज जो है वो बोल रहे हैं दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप रखते हैं अपने पास, लेकिन ग्लूकोज रिड्यूस कर देता है Felling's solution को, पर यही चीज सुक्रोज नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बेटा हमारे पास ग्लूकोज होगा उसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है।
वहीं पे सुक्रोज के पास नहीं है। वाई डू अमीनो एसिड्स बिहेव एज सॉल्ट? क्योंकि अमीनो एसिड में क्या होता है, एसिड भी होता है और अमीन भी होता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होता है, ज्विटर आयन बन जाता है, तो वो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। व्हाट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कर्डिंग ऑफ मिल्क? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना। अमीनो एसिड बिहेव एज सॉल्ट बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। केमिकल चेंज टेक्स प्लेस कर्डिंग ऑफ मिल्क, क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन हो रहा होता है लैक्टिक एसिड का, लैक्टोज से, ठीक है, जो उसमें मिल्क में प्रेजेंट है उससे वो फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। कहा गया नेक्स्ट, डॉक्टर एडवाइज अ 50-year-old वुमेन इनफ एक्सपोजर। देखो ये सब बहुत थियरेटिकल क्वेश्चन, आप सोचोगे मैम भाग क्यों रहे हो, पता है ना थियरेटिकल है तो बहुत बेसिक से कंसेप्ट लग रहे होते हैं। टू सनलाइट, सनलाइट में बैठने को बोला गया, एडिशन ऑफ फिश एग और ये सब उसको बोला गया। व्हाट इज द पॉसिबल डिसीज? बताओ क्या हुआ होगा, सनलाइट में बोला है बैठ जाओ, ये वो क्यों बोला होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई होगी, ठीक है। तो क्या था, सफरिंग फ्रॉम, कहाँ गया द पॉसिबल डिसीज इज ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा ये भी आपके चार्ट में गिवन होता है, और यहाँ पे होगा क्या, विटामिन डी रिच डाइट बोला होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। अब क्या भाई इसका बी पोर्शन, तो भाई बी क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन केन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क। अच्छा ठीक है, केन शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट होगा और मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें कौन सा होगा, लैक्टोस, इसमें कौन सा होगा, सुक्रोज, है ना। लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है ना। तो केन शुगर में प्रेजेंट होगा सुक्रोज, जो डाइसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, और जो मैंने बोला लैक्टोज, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो बस ये इसका एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड अ मोनोसैकेराइड, हाँ दोनों चीजें होती हैं। विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ओनली इन द एल्डिहाइडिक ग्रुप? बताओ अगर केवल हमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप में ऑक्सीडेशन कराना है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप लाना है इसमें, तो आप क्या करते हो, याद है ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर देते हो, ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, तो ब्रोमीन वाटर से आप इसको रिएक्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अमीनो एसिड, ये आपके पास एक अमीनो एसिड है, प्रिडिक्ट करना है इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 होगा या फिर इक्वल टू 7 होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है, मुझे क्या दिख रहा है, एक और दो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अमीन है केवल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो लेस देन 7 होगा इसका पीएच, ठीक है। नेम द टू मेजर प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर शेप, सॉरी, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अरे यार वही अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, है ना। टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ये दो टाइप के इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे। आशीष गम ब्लीड, अच्छा मतलब स्कर्वी हो गया है ना। द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेंशन कि आशीष को स्कर्वी हुआ है, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई 2 फूड सोर्सेज जिससे फास्टर रिकवरी हो। तो आपको पता है सिट्रस फूड होने चाहिए, मतलब जैसे जिसमें लेमन हो, जिसमें आंवला हो, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, तो ऐसे वाली चीजों को हम इनको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, विटामिन सी सोर्सेज, तो इनको हम ये सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द लास्ट वन, हाँ इसके भी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट ईदर ए और बी, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। ऐसे वाले क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होगे एक्टिवेशन एनर्जी जैसा कुछ लगने वाला है ना। एक्टिवेशन एनर्जी की आपको बात हो रही है, कैसे निकालोगे, करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कुछ भी करने की जरूरत है क्योंकि बहुत बेसिक हो गया। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 का स्क्वायर, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक है। अच्छा K2 अपॉन K1 कैसे निकलेगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक चीज लिखी हुई है उसने, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज दिस, ठीक है, और ये ट्रिपल हो रहा है, तो यानी कि K2 अपॉन K1 यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी 3 निकल के आएगी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको x मान लेना है, R की वैल्यू 8.314 होगी। T1 और T2 क्या होगा, T1 कम वाला टेम्परेचर यानी कि 298 और T2 ज्यादा वाला यानी कि 318। इसको आप बस रख के सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो बाकी log 3 की भी आपको वैल्यू दे दी है, सिंपल कैलकुलेशन, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है और एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखो अगर आपने यूनिट भी करेक्ट रखी तो हाँ आपको पूरा नंबर मिलेगा, और यूनिट करेक्ट नहीं रखी तो मैंने आपको बोलता आधा नंबर वो यूनिट का काट लेंगे आपका, ठीक है। तो यूनिट एकदम करेक्ट रखना कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, सिंपल बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सिर्फ कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका
वैल्यू बेस्ड वाला है ना, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेंशनिंग व्हाट ईच टर्म इज इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। अच्छा, तो अगर इसमें हमको निकालना है कौन सा ऑर्डर है, तो कौन से ऑर्डर की बात हो रही है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ आर दिया है और टाइम दिया है और एक ऐसा स्लोप है, ठीक है, मतलब लॉग वैल्यू नहीं है, यानी कि ये अपना कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। और क्या निकालना है इसका इक्वेशन मेंशनिंग ईच ऑफ द टर्म, तो आर नॉट माइनस आर से आप इसको निकाल सकते हो, है ना, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, और ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। चलो फिर क्या है, बी ऑप्शन। अब आगे हम इसके बी पे, देखो कंसिडर करना है कि द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एक रिएक्शन है, इफ टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसेस इज फाउंड टू बी दिस एंड दिस। अच्छा, तो हमें एक रिएक्शन दी है, क्या बोल रहा है, SO2Cl2 है ना, SO2Cl2 है, ठीक है, SO2Cl2 है, SO2 और Cl2 इससे बन रहा है, SO2 और Cl2 इससे बन रहा है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, कुछ इसका प्रेशर दिया है ना, 210 सेकेंड पे दिया है, फाउंड टू बी 200 आफ्टर 10 सेकेंड। अच्छा, पहले 200 है, फिर आफ्टर 10 सेकेंड इसका 300 हो गया, ठीक है। तो पहले 200 है, पहले 200 है प्रेशर, फिर उसके बाद प्रेशर जो है वो 300 हो रहा है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और क्या दे रहा है, देखो ये हमको पूरी की पूरी लॉग, अच्छा लॉग वगैरह की तो वैल्यू ठीक है दी ही दी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी यार यहाँ पे दो टाइम होते हैं, अगर ऐसी रिएक्शंस पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे दो टाइम होते हैं, एक तो होता है टाइम जीरो पे जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक टाइम जो फाइनल टाइम है, जैसे इसमें 10 सेकंड लिखा हुआ है ना। अगर मैं इनिशियल की सॉरी बात करूं, अगर मैं बात इनिशियल की करूं तो इनिशियल में क्या होगा मैम, सारा का सारा प्रोडक्ट होगा, इसका प्रेशर होगा और इसका प्रेशर जीरो होगा, फिर थोड़े टाइम बाद इसमें से कुछ x माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कुछ x बन जाएगा। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन देखो इस तरीके से होगी। पहले हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट नहीं होता, फिर हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रखोगे। अब यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे आपको निकालना है प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है इसका प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो चीजें करनी है, ठीक है मैम, ठीक है। तो इसमें आप क्या होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली रात बहुत हो गई है, तो मतलब इट्स लाइक कि बहुत सब लोग चाह चुके हैं, ठीक है, बट मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगा, ठीक है। तो चलो, तो हमें इसमें क्या करना था, हमें प्रेशर निकालना था। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 कहाँ है भाई, हाँ, तो यहाँ पे कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। तो यार देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इजी और डायरेक्ट नहीं आया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें रखनी थी। सबसे पहली चीज तो ये वाली बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसमें आप क्या करोगे, वो बोल रहे हैं कंप्लीशन हो रहा है। देखो पहले तो बताओ लगेगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पूरी बात हो रही है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको फॉर्मुला लगाना है, तो K इज इक्वल्स वो लॉग वाला जो फॉर्मुला लगता है डायरेक्ट, है ना, 2.303 अपॉन टी लॉग ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब ए नॉट अपॉन ए नॉट, सॉरी ए नॉट अपॉन ए, याद है, मतलब ए अपॉन ए माइनस एक्स जिसको आप बोल रहे थे, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला रखना है। तो आप यहाँ से पहले पूरा का पूरा प्रेशर निकालोगे ओवरऑल, है ना, टोटल प्रेशर से आप इनिशियल प्रेशर निकाल लोगे, और जब आपको इनिशियल प्रेशर मिल जाएगा लास्ट में आपको आफ्टर 10 सेकंड की वैल्यू रख देनी है कि 10 सेकंड के बाद क्या होगा मैम, ये सब हो जाएगा। 10 सेकंड के पहले ये है इनिशियल, तो ओवरऑल वैल्यू, और उसके बाद ये सबको प्लस करोगे तो एक एक्स कैंसिल, पी इनिशियल प्लस एक्स आएगा। पी इनिशियल की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली ली है 150, तो 200 में से 150 माइनस करोगे 50 तो अब कुछ नहीं करना है, वही फर्स्ट ऑर्डर वाला जो मैंने बोला, चुपचाप फॉर्मूले में उठा के रख दो। आपको log 3 की वैल्यू गिवन है, जैसे मैंने बोला था 2, 3, 4 आपको जनरली गिवन रहती है वैल्यूज, है ना। अदरवाइज अगर नहीं भी होती तो वो सिर्फ बहुत बेसिक सा log होता है जिसमें 10, 20, 100 सॉरी ऐसे करके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब सिर्फ सिंपली क्वेश्चन को यहाँ पे रखना है फॉर्मूले बेस्ड पे और आपको सॉल्व कर लेना। तो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, एक बार इसको खुद से प्लीज ट्राई कर लेना घर पे, तभी आप इसे कर पाओगे। और कुछ बचा, ये इसी का लास्ट का, और इसका लास्ट क्या है, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है आपके पास, वो बोल रहे हैं आपको बताना है एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक्सप्रेशन इसका आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी पे। देखो अगर बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब यूनिमोलिकुलर नहीं है, बायोमोलिकुलर है, तो कैसे आएगा, माइनस EA अपॉन RT वाली वैल्यू से आएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो माइनस EA अपॉन RT वाली वैल्यू से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा, ठीक है। एक बार वो लास्ट वाला न्यूमेरिकल केवल है जो आपको थोड़ा सा खुद से ट्राई करना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बहुत डिटेल में बताई है, और आप अगर केमिस्ट्री का पेपर देखोगे आप पैटर्न समझोगे। मुझे जितना समझ में आया बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है सैम्पल पेपर। तो क्या हमारा बोर्ड्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, नहीं आएगा? देखो केमिस्ट्री का पेपर हर बार मैं यही बोलती हूँ बहुत एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट जनरली नहीं आता है,
कुछ चीजें ही वो घुमाएंगे, बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं घुमाएंगे। आप कुछ पोर्शंस को देख रहे हो, अगर वही आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स में आ रहा है ना, सॉल्यूशंस चैप्टर से, तो ये तो आपके डायरेक्ट है। वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो पूरा थ्योरी बेस्ड आएगा, ऑलमोस्ट पूरा थ्योरी बेस्ड आता है, उससे कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं घुमाते हैं। और मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल चैप्टर जरूर पढ़ लेना, 7 नंबर का चैप्टर होता है, देख रहे हो आप 3-4 क्वेश्चन उससे आगे। अगर आप एनिलीन, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर ऑर्गेनिक के जो हेलोएल्केन, हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन 3 को आप छोड़ दो और 7 चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। छोड़ दो मतलब पूरी बात सुन के जाना, पता चला मैम ने कहा छोड़ दो, नहीं, मैं कह रही हूँ बाकी चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि यहाँ तीनों में कोई गलती करो, अगर बाय चांस करो तो बाकी सब में, 7 चैप्टर में फुल नंबर ला पाओ। तो इन 3 में आपको पढ़ना बहुत डिटेल में, इससे क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से आता है, ज्यादातर कन्वर्जन और ये सब चीजें आपने देख ली है ना। ऐसे ही आपका बेटा बोर्ड का पैटर्न होता है, बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है, और बस यही आपको दिमाग में रखना है। तो बाकी के 7 चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर आपने 10 चैप्टर स्ट्रॉन्ग किए हैं वेरी गुड, नहीं किया है तो 7 को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, 3 में कभी गलती भी हो तो आपके नंबर आ जाए। इसके अलावा अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी विद अस, यू वांट टू कंप्लीट योर पूरा जो प्रिपरेशन है हमारे साथ, तो आप बिल्कुल निर्भय बैच में आ सकते हो, ठीक है। आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको रिवीजन करा रहे हैं और देर ना हो तो फटाफट से एनरोल कर लेना, ताकि यार हम सारी चीजें पढ़ लें टाइम पे, है ना। अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स देखो होने भी वाले हैं, हमें 45 डेज में पूरा सब कुछ खत्म करना है। तो आप कूपन कोड लगा सकते हो विच इज निर्भय विच इज नेक्स्ट 2000, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप CUET पे भी हो तो आप निर्भय प्रो ले सकते हो, निर्भय प्रो, जिसका कूपन कोड है नेक्स्ट प्रो, ठीक है। तो ये आपको पड़ेगा 1499 का, एंड ये आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 999 रुपीज का। एंड बिलीव मी, इसमें ऐसी प्रिपरेशन होगी कि जैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आप सिर्फ वही लगाओगे। इनफैक्ट ये सैंपल पेपर हम टॉपिक के साथ भी लगा रहे हैं वहां पे, ठीक है। सो यस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो सैंपल पेपर अच्छे से समझ में आएगा, सॉल्व कर पाओगे कुछ क्वेश्चन। कितने मार्क्स आए कमेंट में बता के जरूर जाना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।